आज हम लोग पेपर सेकंड का जो ए सेक्शन है उसे डिस्कस करेंगे। और अगर आप लास्ट ईयर की क्लास वॉच कर चुके हैं 2020 वाली, तो आज की क्लास का जो स्टार्टिंग के 20 मिनट है वही आपके काम के हैं। आप उसे वॉच कर सकते हैं, इसके बाद इसके आप मार सकते हैं। और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप पूरा कंप्लीट करिए। फॉरेस्ट में जो अपना सेकंड पेपर है उसकी ई सेक्शन में टोटल 3 सब्जेक्टों को रखा गया है। मिले जुले सब्जेक्ट हैं ये। जैसे इसमें एक आता है अपना फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं तो उसके लिए आपको किसी टाइप के प्लान की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी से एक जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है वर्किंग प्लान। और एक और सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं आप इससे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो अपने पेपर 1 का जो बी सेक्शन है उसमें दिया है, इसलिए उसे उधर ही पढ़ेंगे, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक हो गया और दूसरा इससे जुड़ा हुआ वर्किंग प्लान। एक सब्जेक्ट और है, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट कर रहे हैं कहीं का तो आपको वेरियस टाइप के डाटा की ज़रूरत होती है। जैसे कि पेड़ है, उनकी हाइट क्या है, डायमीटर क्या है, कितना यहाँ टिम्बर खड़ा हुआ है, अगर आपको इसे मार्केट में बेचना है तो ऑक्शनिंग के टाइम पे कितना प्राइस रहेगा, वो वॉल्यूम वगैरह है, पेड़ों की एज कैलकुलेट करना है। तो ये जो मेजरमेंट के काम है इसे हम लोग डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन या फॉरेस्ट मेजरमेंट या फॉरेस्ट बायोमेट्री, एक ही बात हुई इसके अंदर। अब क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ रही है, एडवांस हो रही है, तो हम लोग रिमोट सेंसिंग जो है उसके थ्रू ये सारे काम करने लगे हैं। तो आपका दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा अपना फॉरेस्ट मेजरमेंट या फॉरेस्ट मेंसुरेशन, और उसी से जुड़ा आएगा अपना रिमोट सेंसिंग। और तीसरा जो अपना डिस्कशन का मुद्दा रहेगा फॉरेस्ट सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग। तो इस टाइप से आप या तो इन्हें 3 सब्जेक्ट मान लीजिए या 6 सब्जेक्ट मान लीजिए, जैसी भी आपकी इच्छा हो। अब इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का अपना मेनली मुद्दा रहेगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें वही पार्ट रहेगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट को समझने से पहले इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में एक छोटा सा रफ अगर आइडिया है आपको, तो आप जैसे पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, या नहीं, क्वेश्चन नहीं दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन दिखा दूंगा तो अभी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आने वैसे कुछ रहा नहीं उसका। जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हमारे घर में सपोज जैसे फार्मर है बापू, तो जो एरिया है उसमें ये क्या करेंगे कि आपके पास फिक्स एरिया है, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप है, उस पे आप अपनी फूड क्रॉप को कल्टीवेट कर दोगे। यानी कि ये जो कल्टीवेशन है, जो आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, एक तो ये फूड क्रॉप है, यानी कि सीजनल क्रॉप है, 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ इस टाइप की रहेगी। और जो 6-7 मंथ का जो पीरियड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोविंग पीरियड या ग्रोविंग सीजन। यानी कि इस क्रॉप को ग्रोथ के लिए 6-7 मंथ रिक्वायर है। ब्रिटिश जब आए तो उनके सीधा सा दिमाग में था कि ये चीज़ें ऐसी हैं, जो रिसोर्सेज है इनसे हम लगान या किसी भी टाइप का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अपनी जो एग्रीकल्चर सिस्टम था इस पर उन्होंने क्या किया, आपने फिक्स जो उनके परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम थे, ज़मींदारी जैसे सिस्टम थे, उन्हें अप्लाई कर दिया। वहाँ पर वो एक टाइप से सस्टेनेबल इनकम चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें दिमाग का दही नहीं हो कि कभी ज़्यादा मिल रही है कभी कम मिल रही है। वो ये चाहते थे कि भाई ये इतना एरिया है, इससे हमें हर साल एक फ़िक्स जो लगान है वो मिलता रहे, यानी कि फिक्स्ड इनकम चाहते थे। ये मानसून फेल्योर आना उससे उनका वर्क बचाव हो जाए। अब ये जो सिस्टम है उसी को उन्होंने एक टाइप से फॉरेस्ट पे अप्लाई कर दिया। फॉरेस्ट को भी उन्होंने बस यही एक जो बेसिक पर्सपेक्टिव है वो यही है कि फॉरेस्ट एक रिसोर्सेज जनरेशन का एक सोर्स है, जहाँ से टिम्बर वगैरह जो मेनली है वो आसानी से जनरेट किया जा सकता था। तो उनका एक व्यू था कि भाई ये हमारे पास एक एरिया है, इस पे हम फूड क्रॉप की जगह हम ट्री क्रॉप लगाएं। ट्री क्रॉप है यानी कि पेरिनियल है, 60 ईयर 40 ईयर 80 ईयर कुछ लेगी, यानी कि अगर आज लगा दी और 80 ईयर में ये कटने पे आ रही है,
तो जैसे फूड क्रॉप में हम लोग बोलते थे ग्रोविंग सीजन या ग्रोविंग पीरियड, यहाँ पर ट्री क्रॉप में हम बोलेंगे इसे रोटेशन पीरियड। तो इस टाइप का वो एक सिस्टम लेके आए। उनका बेसिक एम यही है कि यहाँ से एक हमें फिक्स रेवेन्यू जनरेट करते रहे। अब यहाँ पर आप अगर ये बोलें कि ये इस बात को कंसीडर करेंगे कि यहाँ से पेड़ों के कल्टीवेशन से यहाँ की सॉइल का एक्सप्लॉयटेशन होगा, वाटर से डैमेज हो सकता है, ट्रैवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव है, सिंपल सा एक आइडिया है। ये उनके पास एक बड़ा सा 500 हेक्टर 1000 हेक्टर का एरिया है जिसमें वो प्लांटेशन करेंगे और वहाँ ट्री क्रॉप ग्रो करेंगे और एक टाइम पे उसे हार्वेस्ट कर लेंगे। यानी कि ये मैन मेड वाला एरिया है। तो कुल मिला के अगर आपको देखा जाए तो दो चीज़ें समझ में आई कि ब्रिटिश इस टाइप से ट्री क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हैं। अब दो चीज़ों का मतलब है, ब्रिटिश के पास दो टाइप के ऐसे एरिया हो सकते हैं। एक वो क्लीन एरिया जिसमें वो ट्री क्रॉप को लगाते हैं, उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर नए पेड़ लगा देते हैं, यानी कि मैन मेड प्लांटेशन या रेगुलर फॉरेस्ट। दूसरा अपने नेचुरल फॉरेस्ट भी हो सकते हैं जहाँ पर ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस तो है, वो पेड़ लगा रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन वहाँ नेचर जो है वो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है, वहाँ अदर टाइप की वेजिटेशन भी है। तो दूसरी कंडीशन हो सकती है इर्रेगुलर फॉरेस्ट या नेचुरल फॉरेस्ट या अनइवन एजेड फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट टर्म भी यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड टर्म भी यूज कर सकते हो, स्मॉल लेवल पर यूज़ करना चाहते हैं तो ब्रिटिश के पास दो टाइप के फॉरेस्ट हैं। मैनेजमेंट का इनका क्या एंगल होगा, सीधा सा कॉमर्शियल एंगल है। इन्हें अपने जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रिंसिपल जिन पे ये चल रहे हैं, जो भी इनके पास इकोनॉमिकल सोशल रिसोर्सेस है, उन्हें इस टाइप से इस फॉरेस्ट स्टेट पे इस हिसाब से यूज करना है, अप्लाई करना है कि उससे वो मैक्सिमम बेनिफिट या उसकी जो प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ऑप्टिमम हो विदाउट डैमेजिंग उसकी प्रोडक्टिविटी को, उससे रिसोर्सेस ऑब्टेन कर सकें। ये था उनका फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या ये इनका जो एक्सप्लॉयटेशन वाला जो बिहेवियर था, क्या ये इसमें इस बात को ध्यान रखते थे कि वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को क्या डैमेज पहुँचेगा, लोकल का वाटर सेट कैसे डैमेज होगा। फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली वहाँ वाइल्ड लाइफ होगी, ट्राइबल्स होंगे क्योंकि नेचुरल हैबिटेट है उनका। तो ये जो इनका मेथड्स है, क्या उससे ट्रैवल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोकल वाइल्ड लाइफ को किस टाइप का इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाले जो इशू है, क्या इनसे इनका कोई रिलेशन था? तो आंसर है नहीं, उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइप से इन्होंने यहाँ पेड़ों की खेती बाड़ी शुरू की। तो ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ये थोड़े एकेडमिक्स टाइप का है। यानी कि यहाँ ब्रिटिश ने ये सारी जो चीज़ें डेवलप की, यहाँ पर इनका बेसिक सेंस क्या है कि एक तो भाई ये जो रेगुलर फॉरेस्ट है जहाँ पर इन्होंने प्लांटेशन की हुई है, वहाँ से पेड़ों को किस हिसाब से, किस तरीके से और कहाँ कहाँ से काटा जाए कि उन्हें हर साल फिक्स इनकम मिले। तो इसे बोलते हैं यील्ड रेगुलेशन इन रेगुलर फॉरेस्ट। और दूसरा तरीका है यील्ड रेगुलेशन इन इर्रेगुलर फॉरेस्ट। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कहाँ से, कैसे और किस तरीके से पेड़ काटे जाए कि वो सस्टेनेबल रहे और फिक्स इनकम मिलती रहे। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्टर आएंगे, बहुत सारे जो फॉरेस्ट साइंटिस्ट हैं वो आएंगे, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो रिसर्चर हैं, उनका अपने अपने फॉर्मूले देखे जाएंगे कि हम यहाँ पर इस टाइप से मेजरमेंट करेंगे कि यहाँ टोटल ग्रोविंग स्टॉक कितना है, और जो एक्सेस हो रहा है हर साल, जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उसी को निकालेंगे। तो इस टाइप से क्या होगा कि ये जो बेसिक तरीके थे, इनके एप्लीकेशन में बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी निकल आएगी। जैसे इंक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट के टाइप, रोटेशन क्या है, रोटेशन के टाइप, यील्ड जो है उसके टाइप आएंगे, इंटरमीडिएट यील्ड, फाइनल यील्ड, बीच में और भी आएंगे इनके एज का डिस्ट्रीब्यूशन, एज ग्रेडेशन, एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ आ जाएगी। तो कुल मिला के आपको एक बात समझ में आ गई कि
ये जो चीज़ें डेवलप हुई, इसके हिसाब से ही अपनी जो एकेडमिक्स में जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो डेवलप हुआ है। तो हम लोग जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो इसी हिसाब से पढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि यहाँ तक रोटेशन पीरियड क्या है, इसके टाइप पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट है, ग्रोविंग स्टॉक है, एज ग्रेडेशन, एज क्लास, नॉर्मल फॉरेस्ट, एक स्टैंडर्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन, स्टैंड स्ट्रक्चर और उसकी डायनामिक्स में कैसे चेंज हो रहा है, ये सस्टेनेबल यील्ड और प्रोग्रेसिव यील्ड उनके कॉन्सेप्ट वगैरह है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। बेसिक पिलर आपको मैं बता ही चुका हूँ कि यील्ड रेगुलेशन इन रेगुलर फॉरेस्ट और इर्रेगुलर फॉरेस्ट। तो ये एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था उनका और ये टर्मिनोलॉजी थी। अब अगर हम लोग क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो कॉन्सेप्ट यानी कि जो टर्मिनोलॉजी थी, मेनली अपने क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। और अगर यील्ड रेगुलेशन वाले हिस्से को ध्यान दें तो उसमें कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो मुश्किल है। यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। तो ये तो आपको एक बेसिक आइडिया आ गया कि हम लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे क्या। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। ये जैसे ब्रिटिश थे जो करते रहे, ठीक है, देश अपना आज़ाद हुआ, 1952 की अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी आ गई। उस टाइम पे भी अपना जो इंटेंशन था वो एक टाइप से प्रोडक्टिव ज़्यादा था, यानी कि हम लोगों ने भी फॉरेस्ट्री को थोड़ा कॉमर्शलाइज को प्रमोट करता रहे। लेकिन बाद में अपनी आई 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी, 1988 की, या थर्ड फॉरेस्ट पॉलिसी बोल सकते हैं आप, या सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोल सकते हैं उसे। उसमें हम लोगों का जो व्यू है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया कंजर्वेशन की तरफ, क्योंकि अब अपने बहुत सारे बवाल पीछे आ चुके थे। कंजर्वेशन आ जाता है, हालांकि उसे एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया उतना। कोई केस ठोक देता है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट की साइड से कुछ डिसीजन जजमेंट आते हैं और एक टाइप से हम लोग फोर्स हो जाते हैं उस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए। हालांकि करना था, लेकिन शायद डिपार्टमेंट उतना नहीं अप्लाई कर पा रहा होगा, लेकिन अब अप्लाई करना ही है। तो यहाँ पर अपना क्या शिफ्ट हुआ कि फॉरेस्ट को जो हम एक टाइप से खेतीबाड़ी समझ रहे थे, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर की तरह हम पेड़ों की क्रॉप कर रहे थे, वो जो प्रोडक्टिव एंगल था वो अब शिफ्ट हो गया प्रोटेक्टिव की तरह। अब यहाँ पर अपने बहुत सारे एरिया जुड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर हमें 4 पेड़ों को भी काटना है या किसी एरिया को क्लीन करना है, तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, आपको स्टेक होल्डर याद रखना है, ये ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ के लोकल इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, लोकल का वाटर साइड डैमेज हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, और कैसे आप उसके डैमेज को कम से कम कर पाएंगे। इसे बोलते हैं रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग, आगे डिस्कस करेंगे इसे। इकोसिस्टम है, वाटर साइड है, आपकी इस टाइप की जो हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, क्या उससे लोकल जो वाइल्ड लाइफ है, जो बायोटा है, उसी किस टाइप का डैमेज हो रहा है, वाइल्ड लाइफ का इशू है। ट्राइबल्स फॉरेस्ट का इंटीग्रल पार्ट है, उसमें भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसी चीज़ें हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट से टिम्बर छोड़ भी दोगे तो माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं जो पूरी इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी को रन कर रहा है। तो आपकी हार्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या ट्राइबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। इसके अलावा अपने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वाले वो इशू है। और फिर ऑब्वियसली डिपार्टमेंट है तो उसकी खुद की एक रेवेन्यू जनरेशन की कोशिश की जाती है कि डिपार्टमेंट ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट सैलरी पे ही पूरा चले, गवर्नमेंट उसको एक टाइप से फंड नेगेटिव ही हो, वो कुछ हद तक अपनी जो सैलरी है वो जनरेट कर सके, वो भी एक इशू है। और यहाँ एक और इशू है जो अक्सर हम लोगों के दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि हमने पेड़ कंपोनेंट ले लिया, ट्री के कंपोनेंट ले लिया, यहाँ पर बहुत सारी इन्वेसिव स्पीसीज है, एक्जोटिक्स हैं जो अब इन्वेसिव हो गई हैं, ये भी उसमें इंटर कर रहे हैं। तो हमें उनको भी देखना है, इस टाइप से नहीं करना है कोई भी एक्शन कि हमने कर दिया और उसका इम्पैक्ट पड़े कि इन्वेसिव वहाँ प्रमोट हो जाए, पॉल्यूशन वहाँ इंटर कर जाए और वो वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को बर्बाद कर दे, इन्वेसिव अपनी लोकल डोमेस्टिक स्पीसीज को ख़त्म कर दे। बहुत सारे वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कुल मिला के
आपको जो एरिया दिए गए हैं, ये जो पिलर बताए गए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ है, ट्राइबल्स है, इकोसिस्टम है, इन्वेसिव स्पीसीज है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये वाले एरिया है। अब इनकी तरफ अपना ध्यान कंसंट्रेट हो गया। तो जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे आप फॉरेस्ट मैनेज करते हैं उसमें और ये जो अपन एकेडमिक्स पढ़ते हैं, इनमें थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा क्या बहुत वेरिएशन है। अब हम लोग अगर पिछले साल के 3 क्वेश्चन को देख लें तो कुछ हद तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया आप समझ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसीजन पैरामीटर इन द अनइवन एजेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ऐसा लगता है कि यूपीएससी में कोई ठीक ठाक सा पर्सन आ गया है, तो वो जो, क्योंकि एक ही बुक मार्केट में आती है राम प्रकाश की, वही सभी रट्टा मारने में लगे हैं, किसी भी लेवल पे हो ज़्यादातर वही पढ़ लेते हैं, तो उससे आगे सोचते भी नहीं हैं, काम भी नहीं पड़ता है। लेकिन इन्होंने फोर्स कर दिया कि कम से कम आईएफएस वाले तो राम प्रकाश के बाहर पढ़े। तो यहाँ पर है डिसीजन पैरामीटर, कौन से, अनइवन एजेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ देखो पहले ब्रिटिश के टाइम पे 2 टाइप के फॉरेस्ट थे, इवन एजेड यानी कि रेगुलर यानी कि प्लांटेशन की हुई, इरेगुलर यानी कि नेचुरल फॉरेस्ट। अब आपको नेचुरल फॉरेस्ट को मैनेज करना है। अब यहाँ पर डिसीजन पैरामीटर्स क्या होंगे, अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि अब आपको जो डिसीजन करना है वो आपको कॉमर्शियल एंगल, अभी मैंने आपको इकोनॉमिक एंगल नहीं बताया था, इसमें आपको यहाँ इकोनॉमिकल एंगल भी देखना है कि आपको वहाँ से एक्सप्लॉयटेशन जो कर रहे हो रिसोर्सेज का, क्या वो मार्केट तक पहुँचते पहुँचते कॉम्पिटिटिव रेट में है या पता पड़ा मार्केट रेट से महंगे पड़ गए। इसके अलावा इकोनॉमिकल टेक्निकल एंगल के साथ साथ, उनके पैरामीटर्स के साथ साथ आपको लोकल इकोसिस्टम, वाटर सेट, ट्राइबल, क्योंकि माइनर रिसोर्सेज है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग, उन पैरामीटर्स को भी यहाँ देखना पड़ेगा, तब आप अनइवन एजेड को फॉरेस्ट मेजर करोगे। आई थिंक सो आप यहाँ पर व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द डिसीजन पैरामीटर्स ये पूछे गए थे, तो इस क्वेश्चन को कुछ हद तक अब आप समझ सकते हो कि ये पूछ क्या रहा है आपसे और आप क्या लिखना चाहिए आपको। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस फॉर स्ट्रैटेजिक हार्वेस्ट प्लानिंग। 2019 में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, इम्पैक्ट, रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग, काफ़ी फेमस टर्म है, फॉरेस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। पर्पज़ ये है कि पहले जो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री चलती थी ब्रिटिश के टाइम पे, सिंपल सा कोई एरिया है, भाड़ में गई इकोलॉजी, इकोसिस्टम, हम उस एरिया की क्रॉप को एक बार में जाके साफ़ कर देंगे और जो भी रिसोर्सेज है उसे एक्सप्लॉयट कराएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोकल जो वाटर साइड है उसका क्या होगा, उसका कुछ भी कचरा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, इकोसिस्टम तबाह हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन अब हम लोग उन चीज़ों पे काम करने लगे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं भी अगर हमें हार्वेस्टिंग करनी है तो उसका जो हार्वेस्टिंग ऑपरेशन है उसका कम से कम डैमेज हो, और एक बार हार्वेस्टिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए इसके बाद कोशिश करते हैं कि वहाँ का जो वाटर सिस्टम, वाटर सेट सिस्टम है, वहाँ का जो लोकल इकोसिस्टम है उसे रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं। इसे आप फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, जो आपके पास नोट्स होंगे पेपर सेकंड का बी सेक्शन, उसमें ये लिखा हुआ है, शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपको ये स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, वहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे इसे। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ आप इकोसिस्टम को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये इस साल 20 में ये एक कदम और आगे चले गए। अब इन्होंने ये बोला कि देखो ठीक है, आपके पास कोई बड़ा एरिया है, आप वहाँ की क्रॉप को निकालते हो, कट कर लेते हो और फिर बकाया की चीज़ें मैनेज करते हो। इवन कट करने से पहले एक पूरा प्लान बनाया जाता है कि कैसे हार्वेस्ट किया जाए जिससे कि वहाँ डैमेज कम हो। उसका एक एक्सट्रीम फॉर्म और है, इसमें ये होगा कि हम काटने से पहले ही हम बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाएंगे, और जहाँ केवल नेसेसरी नहीं है, यानी कि जहाँ हमारी किसी भी टाइप की छेड़खानी वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकती है, यहाँ किसी टाइप का थ्रेट है, हम वहाँ काटेंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई एक वैली ले लो, ऐसी टाइप से पहाड़ी ले लो, उसमें बीच का वैली रीजन है, बीच का स्लोप है और ये पीक है पहाड़ी का, तो जो वैली रीजन है अगर वहाँ कोई इशू नहीं है तो हम लोग कुछ हद तक वैली से प्लांटेशन को निकाल सकते हैं। स्लोप रीजन है, अगर जेंटल स्लोप है, हल्का स्लोप है,
सॉइल इरोजन की बहुत बड़ा इशू नहीं है, वहाँ वेजिटेशन बहुत डेंस है। इस केस में हम लोग कुछ सिलेक्टिव वेजिटेशन को निकाल सकते हैं एज ए सिलेक्शन सिस्टम। लेकिन अगर वहाँ डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हमारा किसी भी टाइप का इंटरवेंशन वहाँ लीथल हो सकता है। जैसे अपने हिमालयन इकोसिस्टम है, वहाँ आपकी छोटी मोटी जो हरकतें हैं वो भी वहाँ लैंडस्लाइड जैसी इफ़ेक्ट जनरेट कर सकते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट। तो ऐसे में हम लोग वहाँ बचते हैं। तो यहाँ स्ट्रैटेजिक हार्वेस्टिंग प्लानिंग का मतलब यही है कि आप इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करें। हार्वेस्टिंग से पहले पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाएं, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। करना है तो कैसे उसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट है उन्हें कम किया जाए, हमें कहाँ रोड डालने की ज़रूरत है, क्योंकि जंगल डीप फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ से हमें रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, और एक्सट्रैक्ट कंधों पे लेके तो जाओगे नहीं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी उसी से आएगा। तो जो रोड डालना है वो किस हिसाब से डालना है जिससे लोकल इकोसिस्टम को कम से कम डैमेज हो। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो चॉपर यूज़ कर लेते हैं, हेलीकॉप्टर से लेके गए और उठा ले गए, अब उन लोग नीचे डालेंगे तो किस लेवल तक डाले जाए। तो बहुत सारी प्लानिंग होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सोशियो इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। किससे? रोटेशन की जो लेंथ है उसको अगर मॉडिफाइड कर देते हैं। देखो, रोटेशन का मतलब पेड़ की ग्रोविंग पीरियड 40 साल है, 60 साल है, 80 साल है। अगर सपोज पेड़ का आज लगा दिया है और 80 साल का रोटेशन है, मान लेता हूँ कि मैंने टीक लगा दिया है या साल लगा दिया है, साल लेके चलते हैं। साल से एक बटर निकलता है, राल, सीड से, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर कहाँ से निकलेगा, लेकिन साल से राल मिलता है, इतना अभी याद है, शायद सीड से निकलता है उसके। तो ये जैसे साल है, उसकी सीड से राल निकल रहा है फॉर एग्जांपल के लिए। ये पेड़ जितना पुराना होता जाएगा उसका सीड प्रोडक्शन उतना अच्छा ही है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना हो, लेकिन एवरेज 60, 70, 80 तक ये यंग ही एज मानी जाएगी उसकी। तो उसका राल का प्रोडक्शन उतना बेटर क्वालिटी का होगा, उतना ज़्यादा होगा। अगर आपने 80 साल की जगह उसका रोटेशन पीरियड है घटा के 40 कर दिया, तो स्टार्टिंग में कम ही प्रोड्यूस कर पाया और वो प्रोडक्शन ख़त्म, फिर नई प्लांटेशन लगा दिया आपने, फिर कहने का मतलब है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ बात की जा रही है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की। आपकी रोटेशन लेंथ के बढ़ाने से, कम करने से माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका सोशल यानी कि ट्रैवल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोलॉजिकल, लोकल इकोसिस्टम पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जो ट्री है उनसे बहुत टाइप की न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है। लीव्स फूडर जनरेशन है जो पूरा फूड का सिस्टम जनरेट करता है, क्योंकि पत्तियां नीचे गिरेंगी, डिकम्पोज होंगी, उससे नीचे का सिस्टम चलेगा। तो वो दोनों एंगल यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक सो आपको ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग अपने जो अपना घिसा पिटा सा सिलेबस है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट है क्या। इंट्रोडक्टरी में हम 3-4 चीज़ें देखेंगे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट है क्या, इसके मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों मैनेज करना चाहते हैं, मैनेज करते समय अपनी समस्याएं क्या हैं, पिक्युलैरिटीज़ उनको कैसे समाधान किया जाए, और एक गवर्नमेंट ऑन और एक प्राइवेट ऑन फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये जनरल में देखेंगे। फिर धीरे सब टॉपिक वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है क्या, एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सी डेफिनेशन ही अपन को याद रखना है, जिससे इंट्रोडक्शन जैसे पार्ट अपन आराम से लिख पाए कि भाई कुछ नहीं है, 3 है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, साइंटिफिक, टेक्निकल और इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल है इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फॉरेस्ट स्टेट पे, किस लिए, कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए। टेक्निकल, साइंटिफिक और इकोनॉमिकल जो प्रिंसिपल है इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फॉरेस्ट के एरिया में, किसके लिए, कुछ एम है या कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको अचीव करना है। और वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, कई बार आपको लिख दिया जाएगा कि गोल, एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखो, तो अब आप क्या लिखोगे, आप पहले एम लिखोगे 4, फिर गोल लिखोगे 4, फिर ऑब्जेक्टिव लिखोगे, दोनों सबकी सब मिली जुली सी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे केस में एक ही काम किया जाता है
जैसे यहाँ लिखा है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, आप क्या लिखोगे, एम कॉमा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, इस टाइप से लिख दो, आप 4-5 लिख दो कि अपना काम हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब क्वेश्चन में इस टाइप से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि उसने, जैसे कुछ क्वेश्चन मिले हैं जिसमें उन्होंने पूछा है एम एंड ऑब्जेक्टिव, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एम में अगर ये लिख दूं तो फिर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखूं, और अगर ऑब्जेक्टिव में इसे लिखना है तो एम में क्या लिखे। तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि एम एंड ऑब्जेक्टिव ऐसा कंबाइंड लिख दो। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बुक्स में 2 टाइप से इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव और एक स्पेसिफिक। आप इन्हें ऐसे भी कैटेगराइज करके कर सकते हो, नोट्स में ऐसे ही लिख रखा है, या फिर आप सिंपल लाइन पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हो। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि फॉरेस्ट में जो भी ट्री है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, जिससे टिम्बर की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो मार्केट की जो डिमांड है वो कुछ हद तक पूर्ति की जा सके। सेकेंडरी प्रोडक्ट है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अगर उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ट्राइबल इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप मिल जाएगा इससे। थर्ड, ट्री के जो प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव जो फंक्शन है उन्हें प्रमोट कर दिया जाए। लोकल इकोसिस्टम, पत्तियों का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोकल जो इकोसिस्टम है वो बढ़ेगा। अगर आप लोकल पॉपुलेशन है, कुल मिला के ये है कि लोकल पॉपुलेशन को किसी भी टाइप से जो इकोनॉमी है उसकी सर्कुलेशन को प्रमोट कर दो, वो अपनी जनरल है। इसमें ये तो पॉपुलेशन वाले एंगल रहे, इकोसिस्टम वाले एंगल रहे, गवर्नमेंट के हमेशा अपने एंगल रहते हैं। उसका वही है कि भाई हमें इतने टारगेट है, अपने 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करना है, वो टारगेट कंप्लीट हो जाए यहाँ पर, वो अपने टारगेट हो गए। वाटर साइड मैनेज हो जाए, लोकल इकोसिस्टम मैनेज हो जाए। अपना काम है कि यहाँ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू 4-5 लोगों को लगाए रहेंगे तो कम से कम रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो जाएंगी। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, स्पेशल, सपोज मोदी जी ये बोलते हैं अपने यहाँ पेपर जो है, अभी तो नहीं लेकिन पिछले 2 साल पहले 2020 के जो नोट्स है वो उस टाइम पे हम लोग एक एक्सेल प्रो का पेपर यूज करते थे, इंडोनेशिया से आता था। अब मान के चलो इस टाइप से पेपर की अगर डिमांड ज़्यादा है, अपने यहाँ सप्लाई नहीं है, बाहर से आता है, मोदी जी बोलते हैं कि पेपर जो है उसे हमें डोमेस्टिक ही बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं पूरी स्कीम लेके आ जाते हैं और पेपर प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स को ग्रो करने लगते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे ऑयल जो है, ऑयल की स्कीम चलती है, एग्रो फॉरेस्ट्री की मिशन चलते हैं, बम्बू मिशन चल रहा है, इस टाइप से आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टैकल कर रहे हैं। जैसे रबर है, पेपर के लिए भी हम लोग यूकेलिप्टस है, पॉपुलर है, बम्बू है, इन्हें प्रमोट करते हैं। रेजिन के लिए पाइनस रॉक्सबर्गी, इसमें नहीं है शायद कटा हुआ होगा, शॉर्ट कर दिया इसे। रेजिन जो प्रोडक्शन है पाइनस रॉक्सबर्गी आपको देहरादून में मिल जाएगा, उस रीजन में चिड़ पाइन बोलते हैं, उसमें टैपिंग की जाती है, उसका पूरा वहाँ पर प्लांटेशन मिल जाएगी। यानी कि किसी टाइप का इंडस्ट्रियल लिंकेज आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है। दिल्ली में है, वो प्लांटेशन वहाँ लगाने का एक अपना ही एंगल है। उनका पर्पज़ है कि दिल्ली की थोड़ी सीनिक ब्यूटी हो, सुंदर लगे शहर, और यहाँ जो नॉइज पॉल्यूशन है और मेनली जो अपना एयर पॉल्यूशन है उसे कुछ हद तक हम टैकल कर पाएँ। एंगल बहुत सारे होते हैं लेकिन अपन सब कुछ यहाँ नहीं लिख सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो जो ब्रॉड है बस उसी को काम चलाएंगे। वाटर साइड हो सकता है, वेटलैंड हो सकता है, इस टाइप के इरोजन को कर रहे हैं। जैसे चंबल वाले रीजन में जो किया गया वाटर, ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर्पज़ था कि यहाँ का वाटर साइड किसी भी टाइप से मेंटेन हो जाए, जो सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ी समस्या है वो कम हो। तो ये अपने गोल और ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट एक इशू और आता है कि आखिर जो हम फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं ये किस सिद्धांत पर करें। जब आप मैनेज कर रहे हैं तो कुछ तो थ्योरी होगी, कुछ ना कुछ तो आपके प्रिंसिपल होंगे जिनके आधार पर आप मैनेज करना चाहते हैं। तो यहाँ 2 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड का और दूसरा होता है प्रोग्रेसिव यील्ड का। दोनों ही है। आपको किसी एक, जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि आज के हिसाब से हमें सस्टेनेबल यील्ड को प्रमोट करने की ज़रूरत है, ना कि प्रोग्रेसिव यील्ड को। वह है
या हमें प्रोग्रेसिव यील्ड की तरफ जाना चाहिए, ना कि सस्टेनेबल, ये तो बहुत पुराना पिछड़ा कॉन्सेप्ट है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वाई? तो आपको ऐसा नहीं करना कि किसी भी एक्सट्रीम पे चले जाना है कि नहीं हम सस्टेनेबल ही लेके बैठे रहेंगे, नहीं हम तो प्रोग्रेसिव ही लेके बैठे रहेंगे। आपको दोनों साथ साथ में लेके चलना है। अपनी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो भी दोनों लेके चलती है। अभी इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, अगली कुछ स्लाइड में ये खुद ही आ जाएंगे। यहाँ बेसिक सेंस ये है कि सस्टेनेबल का मतलब आपके अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज से एक कंटिन्यूसली, विदाउट उनके डैमेज के, एक कंटिन्यूस इनकम जनरेट हो रही है, और लेकिन ये सप्लाई फिक्स है। तो ये सस्टेनेबल यील्ड जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनके लिए ठीक है। उनकी पॉपुलेशन लगभग स्टेबल है, मार्केट की डिमांड लगभग स्टेबल है, और सप्लाई भी स्टेबल है। लेकिन इंडिया जैसी अपनी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए सस्टेनेबल यील्ड कॉमर्शियली वायबल नहीं है। अगर हमारे खेत से इतना सारा वो फिक्स इनकम निकल रही है तो मैं क्यों R&D करूँगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की क्या ज़रूरत है जब वो फिक्स निकल ही रही, और फिक्स इनकम है तो फिर काय को इतनी माथापच्ची करूँ। तो अपन लिए कॉमर्शियल एंगल के लिए प्रोग्रेसिव यील्ड बेटर कॉन्सेप्ट है। हालांकि अपनी जो गवर्नमेंट है वो दोनों ही सिद्धांतों को अप्लाई करती है, क्योंकि अपने देश के जो रिसोर्सेस हैं ज़रूरत के एरिया के हिसाब से वेरिएट होते हैं। आप हिमालयन रीजन में सस्टेनेबल यील्ड पे ही चल पाओगे, वहाँ प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रेसिव से जो डैमेज होंगे वहाँ के लोकल इकोसिस्टम पहले से ही प्रोन है, पहले से ही समस्याएँ हैं, ये और बढ़ा देगा। जबकि जो प्लेन एरिया है, जैसे कि MP के हैं, महाराष्ट्र के हैं, साउथ इंडियन स्टेट हैं, जो प्लेन है, जहाँ पर प्लेन है, फॉरेस्ट के प्रिंसिपल अपन अप्लाई कर रहे हैं, कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, वहाँ पर हम प्रोग्रेसिव कर सकते हैं जहाँ डैमेज के चांसेस कम हैं। तो हम लोग दोनों ही सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं। अब आता है कि जब हम इसे करते हैं तो हमारी समस्याएं क्या आती हैं, पिकुलियरिटीज़ क्या है फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। देखो, जंगल को मैनेज करना आसान काम नहीं है। यहाँ भांति भांति की समस्याएं हैं। ऐसी समस्याएं रहती हैं, मुझे याद नहीं होता तो मैंने ऐसे 4 फैक्टर में डिवाइड कर लिया। क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक, बायोटिक, ये 4 सिंपल से फैक्टर हैं जिन्हें हम लोग सिल्वीकल्चर में रट्टा मारते आए हैं। यहाँ पर मैंने सोशियो इकोलॉजिकल और टेक्निकल और जोड़ दिए, तो ये मुझे आसानी से याद हो जाता है पिकुलियरिटीज़ का। अब क्लाइमेटिक फैक्टर देख लो, हमने प्लांटेशन कर रखी थी, भाई फ्रॉस्ट पड़ गया, सत्यानाश हो गई हमारी नई प्लांटेशन की, क्लाइमेटिक हो गया। सनबर्न हो गया, हीट ज़्यादा हो गई, वो फ्लडिंग हो गई यहाँ पर। यानी कि क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं उनका यहाँ इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। एडाफिक, मिट्टी से जुड़े हुए फैक्टर है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम है, फर्टिलिटी कम है उसकी, सॉइल हार्ड, सब सरफेस हार्ड पैन है, और भी दिक्कत हो सकती है। वहाँ पर प्लांटेशन कर रहा है, वहाँ फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, डंपिंग ऑफ वगैरह हो जाती है। या जो सॉइल है उसमें टर्माइट बहुत ज़्यादा है, टर्माइट पूरी रूट सिस्टम को खा जाते हैं, प्लांटेशन 2-3 साल में बर्बाद हो जाती है। तो मिट्टी से जुड़े हुए फैक्टर हो सकते हैं। बायोटिक फैक्टर का एक एंगल आप प्लांट भी ले सकते हो और दूसरे प्लांट और एनिमल भी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अपने अदर फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसे बायोटिक को डिस्कस करेंगे। टोपोग्राफिक, ज़मीन कैसी है, घाटी है, प्लेन है, वो है। टेक्निकल इशू, हम लोग मैनेज करना चाहते हैं। हम लोगों ने एप्पल का सेल फ़ोन ले लिया है, एप्पल का कोई नई टेक्नोलॉजी ले ली, और मैं हूँ जो अपना फीचर फ़ोन है वो यूज़ करने वाला। अब भाई समझ में नहीं आ रहा है, वो तो छोड़ दीजिए, जो अपने कॉमन से फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड के अपडेट हो जाते हैं, दिमाग का दही हो जाता है, नहीं मैनेज हो पाता है। तो यहाँ टेक्निकल, यानी कि कई बार क्या है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। रिमोट सेंसिंग है, अगर आप प्रैक्टिकली कभी देखोगे, जैसे फॉरेस्ट गार्ड है अपने, उस लेवल की स्किल नहीं होती है कई बार। तो जो रिमोट सेंसिंग के डिवाइस हैं, जिससे मेनली जीपीएस के जो डिवाइस हैं वो दे दो, आप बोल दीजिए कि आप इस एरिया में घूम के आइए, वो उसके डाटा दे दीजिए। नहीं समझ में आता कैसे जीपीएस से हम डाटा रिकॉर्ड करें, या पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कैसे पहुंचा जाए, तो समस्याएं रहती हैं। स्किल वर्कफोर्स की समस्या है, उसकी टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल किया जाए, ये सारी समस्याएं हैं। तो ये यहाँ रहता है टेक्निकल। सोशियो इकोनॉमिकल, जैसे आपने एक केस सुना होगा पॉपुलर वाला, जम्बू वाला। आपको कोई प्लांटेशन अच्छा लगा, आपने इन्वेस्टमेंट किया और प्लांटेशन लगा दिया, पता पड़ा वो प्लांट जो था
वो लोकल इकोसिस्टम, जो लोकल पॉपुलेशन था उसे एलर्जी कर रहा है। जैसे पॉपुलर के केस में हुआ जम्मू कश्मीर में, या यूकेलिप्टस के केस में कि वो जहाँ आपने लगा दिया अपनी खेत की मेड़ पे लगा देते हैं लोग, वो इतना पानी एक्सप्लॉइट करते हैं कि उनके खेत का तो ठीक है, पड़ोसी के खेत का भी पानी पी जाते हैं। फिर पड़ोसी से दूसरे तीसरे दिन लड़ाई होती कि भाई तुमने हमारे इस एरिया की फसल कर दी, बर्बाद कर दी। ऊपर से एलिलोपैथी करता है। तो ये सारी सोशियो इकोलॉजिकल समस्याएं भी उससे जुड़ी हुई हैं। यहाँ जब फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ केवल नेचुरल फॉरेस्ट नहीं आते हैं, आपके अर्बन फॉरेस्ट भी है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री जो है उसके भी एंगल जुड़े हुए हैं। तो सबको एक ब्रॉड व्यू में ध्यान रखोगे तो समस्याएं आसानी से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे बायोटिक है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है साल हर्टवुड बोरर। ये भाई साहब आते हैं पेड़ के ऊपर और वहाँ पर अपने लार भी दे के चले जाते हैं। ये पेड़ के अंदर गए और अंदर ही अंदर से पेड़ को पूरा खोखला कर देते हैं। आपने पेड़ लगाया टिम्बर के लिए, 40 साल बाद काटने गए, पेड़ वो खाली निकल गया। आपको क्या लगा, 40-50 साल की मेहनत बर्बाद। तो ये जैसे वैसे इसका तो काफ़ी केस रहे हैं पिछले 100 साल में, लेकिन इसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा था 1998 के टाइम पे, 1998 के टाइम पे। तो एमपी में जो मंडला वगैरह रीजन है उसमें अलग अलग सबके डाटा है, कोई 6.5 बिलियन, कोई कुछ बोलेगा। मुझे इतना याद रहता है कि 60-65 लाख के आसपास पेड़ थे साल के जो शायद काटे गए। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि डाटा अलग अलग है। ये डाउन टू अर्थ वाले हैं, इनका अपना डाटा है। इन्होंने यहाँ लिखा है 19 मिलियन ट्री हैव बीन चॉप इन 4 वल्नरेबल स्टेट बिकॉज ऑफ साल बोरर इन द लास्ट सेंचुरी। अब वो पूरी सेंचुरी का दे दिया उन्होंने, अपने अपने हिसाब से डाटा दे रखे हैं। यहाँ पर जो अपना क्या बोलते हैं इसे, WHO है, सॉरी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका डाटा है। उन्होंने बोला 96 से 2001 तक हमने यहाँ 3.5 मिलियन साल ट्री को तोड़ा है, मीन्स काटा है। ये इनका जो एग्जाम्पल है वो अपने एमपी का जो मंडला के आसपास ये वाला जो रीजन था एमपी का, उस टाइम पे एमपी छत्तीसगढ़ एक साथ था, तो ये वाला जो रीजन था उसका इन्होंने डाटा दे रखा है। तो ऐसे डाटा अलग अलग है, लेकिन कुल मिला के ये है कि वहाँ पर इसने कीड़े ने बहुत धूम मचाई थी। इतना ही समझना है, डाटा का अपने लिए कोई मतलब भी नहीं है। ये रसीन पॉपुलर का पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर एलर्जी का केस है। तीसरा आप लोगों ने केस सुना है कि साउथ में जो प्रोसोपिस सिनेरेरिया नहीं है, सिनेरेरिया होता है खेजड़ी, ये है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, विलायती कीकर, मैक्सिकन वीट। तो मैक्सिको का है शायद। तो इसे वहाँ के जो लोकल पॉन्ड थे उस इकोसिस्टम में एंटर कर गया और वहाँ ने क्या कर दिया कि भाई अदर पेड़ों को रिप्लेस कर दिया, पूरे पॉन्ड पे यही छाने लगे। वाटर हाइसिंथ नहीं है, लेकिन ये उसके सॉइल वाले जो है एरिया उस पर रहेगा किनारे पे। तो फिर वहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने बोला भाई इसे निकालो, एक्जोटिक है, ये तो इन्वेसिव हो रखा है। यानी कि इस टाइप की जो बायोटिक फैक्टर है जो फॉरेस्ट में जाते हैं और फॉरेस्ट के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं, उनका बैंड बजा देते हैं। तो ये समस्याएं हो गई। अब मुद्दा आता है इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। तो देखो, पहले क्लाइमेटिक फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर हो, हम एक लिमिट में ही निकाल सकते हैं। क्लाइमेटिक में जैसे फ्रॉस्ट पड़ रही है तो ऐसा तो थोड़ी कि हम पूरे जंगल को चादर ओढ़ा देंगे या स्वेटर पहना देंगे। बस ये कर सकते हैं कि कहीं नर्सरी वगैरह का काम है, फ्रॉस्ट पड़ रही है तो वहाँ पर रेडिएशन फ्रॉस्ट ना हो तो थोड़ा बहुत फ्यूम आग वगैरह जला देंगे। दूसरा, बरसात है, अगर बरसात कम हो गई है तो हम लोग इरिगेशन वगैरह दे देंगे। ऐसा नहीं कि सूखा पड़ गया तो आप ज़बरदस्ती बरसात कर दोगे, वो नहीं हो पाता है क्योंकि कॉमर्शियल वाइबल नहीं है। एडाफिक मिट्टी से है, अगर फर्टिलिटी कम है तो हम लोग वहाँ पर कुछ जैसे फार्म यार्ड मैन्योर है, कंपोस्ट है, यूरिया, DAP इस टाइप के कुछ डाल के कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। सब सरफेस हार्ड पैन है तो प्लांटेशन के टाइम पे वो गड्ढे खोद के कुछ हद तक चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। बायोटिक फैक्टर है तो इंसेक्ट पेस्ट की जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, उनको छिड़क सकते हैं। वाइल्ड लाइफ की डैमेज अगर वहाँ पर इम्पैक्ट दे रहे हैं अपने फॉरेस्ट या पैच को, या कहीं प्लांटेशन कर रखा है उसके इम्पैक्ट दे रहे हैं तो उसके चारों तरफ हम लोग फेंसिंग वगैरह कुछ कर लेंगे। टोपोग्राफिक फैक्टर में एक कनेक्टिविटी भी इशू है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में
एक समस्या है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी आपके दिमाग में केवल रोड कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए। रोड कनेक्टिविटी थी कभी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग फॉरेस्ट एरिया में मेनली टिम्बर इधर से इधर लेके गए और यही कर रहे हैं। अब हमारे लिए रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ चाहे वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो या अदर जो मार्केट या सोशल कल्चरल कनेक्टिविटी है उसकी बात हो, वो चीज़ें भी यहाँ जुड़ रही हैं। क्योंकि फॉरेस्ट को अब हम लोग केवल टिम्बर के एंगल से नहीं देख रहे हैं, हम लोग उसे जैसे इको टूरिज्म है वो एंगल भी यहाँ जुड़ रहे हैं। ट्रैवल इकोनॉमी है, अमेज़न फ्लिपकार्ट से उनके प्रोडक्ट को लिंक करना, वो चीज़ें भी यहाँ जुड़ रही हैं। तो यहाँ हमारे इंटरनेट वाले जो कनेक्टिविटी वाले जो इशू हैं वो भी यहाँ अपने फैक्टर जुड़ेंगे, तो वो उन्हें हम कुछ हद तक टैकल कर सकते हैं। टेक्निकल में यही है कि हम कुछ हाई यील्ड नई वैरायटी लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि उन्हें सही से कर पाएँ। उनके लिए लोगों के ट्रेनिंग कैंप लगाना वो कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर वगैरह वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब लास्ट मुद्दा अपना रहेगा कि एक तरफ होता है पब्लिक फॉरेस्ट, एक तरफ है प्राइवेट फॉरेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं ये क्लास वगैरह बंद कर देता हूँ, सोचता हूँ कहाँ बगैती में फंसा हूँ, घर पे जाके जो आधा एकड़ के आसपास खेती है उसमें जाके जंगल चलाऊँगा। अब उसमें पेड़ लगा देता हूँ, बैठा हूँ मैं आराम से। तो क्या मैं वहाँ अपने खेत पे जो पेड़ लगा रहा हूँ, तो क्या मैं ये सोचूंगा कि नहीं भाई क्लाइमेट चेंज है उससे मैं लड़ रहा हूँ, मैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैंने पेड़ इसलिए लगाए क्योंकि मोदी जी ने बोला है 2.5 से 3 बिलियन टन, या मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट किया है और मैं ताल ठोक के बोलूँगा कि नहीं उसमें मैं भी पार्टिसिपेशन है। अगर मैं इतना बोलूँगा ना तो घर वाले जूते फेंक के मारेंगे। तो अपने जो प्राइवेट है उनका एक ही पर्पज़ होता है टेंजिबल बेनिफिट, कॉमर्शियल एंगल। हम पेड़ लगाएंगे इस हिसाब से कि उन्हें काट के मार्केट में बेचा जा सके। हम ये इंटेंजिबल जो बेनिफिट है उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट के साथ यही है, प्राइवेट मेनली टेंजिबल देखेगा, वो उसके खुद के है, वो ये नहीं कि सोसाइटी बेनिफिट के लिए कि मेरे टेंजिबल नहीं मेरे पूरा मोहल्ला गाँव के लिए टेंजिबल मिलेगा, आहा उसे मोहल्ले गांव से नहीं है, उसका पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए मॉनिटरी, वो इंटेंजिबल के चक्कर में नहीं पड़ेगा। सेकंड, वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मार्केट में हमने तो 40 साल के लिए लगा रखे हैं, 40 साल पे ही काटूंगा। अगर उसे लग रहा है कि 35 साल हुए हैं, अभी 5 साल बाद काटना था, लेकिन मार्केट में आज बहुत अच्छे रेट मिल रहा है तो वो काट के बेच देगा, वो 5 साल का इंतज़ार नहीं करता रहेगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, आप अगर लिखना हो तो क्या कर सकते हैं, कई बार समझ में नहीं आता तो कुछ ऐसे छोटे छोटे से पिलर बना लो, उनके हिसाब से अपन डिफरेंस लिख सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिट क्या है, यहाँ पर टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों होते हैं पब्लिक में, जबकि ये केवल टेंजिबल मतलब जो तनाव देते हैं, मतलब मॉनेटरी मनी वाले। सस्टेनेबल यील्ड, गवर्नमेंट बैठी रहेगी सस्टेनेबल पे, हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। वेलफेयर, यहाँ पर होल सोसाइटी, इकोसिस्टम, वाटर शेड, फलाना ढमका, सबका वेलफेयर होता है गवर्नमेंट के पास, इन्हें किसी से नहीं है भाई, हमें अपना पर्सनल बेनिफिट देखना है और जो हमें तुरंत राहत दे। ऐसा भी नहीं कि मैं पेड़ लगा दूं और मेरी 4th जनरेशन बाद उसका बेनिफिट होंगे, क्या फ़ायदा उसका, तो इमीडिएट मिले। पर्पज़ ऑफ मैनेजमेंट, मल्टीपर्पज़ होते हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारे हैं, उन्हें ग्लोबल वार्मिंग भी देखना है, ट्राइबल इकोनॉमी भी देखना है, वाइल्ड लाइफ भी देखना है, वाटर सेट भी देखना है, लोकल इकोसिस्टम भी देखना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी देखना है, बीच में एनजीओ वाले भी आ जाते हैं, जबकि इन्हें हमारा केवल अकेला और हमारा केवल मार्केट ओरिएंटेड, हम और हमारे दो। तो ये पब्लिक प्राइवेट में वेरिएशन रहेगा। अब यहाँ पर सपोज जैसे क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेना, थ्योरी सीधी सी है। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, डिफाइन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, गिव इट्स ऑब्जेक्टिव। आप लिख लोगे कि क्या है वो, डेफिनेशन टिप देना यहाँ, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, वो जनरल स्पेसिफिक वाले आपने पढ़ रखे हैं, लिख लोगे। हाउ डज द एटीट्यूड ऑफ ओनर पुट इम्पैक्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब एटीट्यूड का बात समझ में आ गई आपको कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वो सीधे इम्पैक्ट करेगा। तो कुछ यहाँ पर लिख रखा है, वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई, आप आराम से कर लेंगे। अब आता है इसके कुछ बचे खुचे क्वेश्चन, देख लेना। डिस्क्राइब द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्रीन फिलिंग इन फॉरेस्ट। ये उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पेड़ों की कटाई पे कुछ
टाइप का कुछ ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया होगा। 12 के आसपास तो इन्होंने ये पूछ लिया था। अब ज़्यादा कोई अपने लिए मतलब है नहीं, लेकिन इसका पर्पज़ केवल यही है कि इस टाइप के अगर कुछ न्यूज़ में रहता है तो थोड़ा देख लेना होता, नहीं तो ये पूछ लेते हैं। अब अपना मैनेजमेंट का सेकंड एरिया आएगा। हमें जंगल को मैनेज करना है, लेकिन मैनेज करने से पहले हमें कम से कम जंगल को समझना पड़ेगा। 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो जंगल है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा है उसकी टेरिटोरियल स्ट्रक्चर कैसा है, और तीसरा जो हम लोग उस पर सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसके हिसाब से हम कैसे डिवाइड करते हैं। जब हम इन चीज़ों को सही से समझ लेंगे तभी हम उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑर्गेनाइजेशन, टेरिटोरियल और मैनेजमेंट या सिल्वीकल्चरल, ऐसे 3 एरिया है जिसके हिसाब से हम लोग अपने फॉरेस्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम इसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएँ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, क्योंकि फॉरेस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट और सेंटर दोनों में ही एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कुछ सेंटर में इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगी, कुछ स्टेट में। सेंटर में आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा, गवर्नेंस में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई भी जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री में 3 पिलर होते हैं। एक अपना मिनिस्टर रहेगा। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? एक अपना मिनिस्टर रहेगा, दूसरा कोई सेक्रेटरी रहेगी, और तीसरा जो सर्विस है, अगर फॉरेस्ट सर्विस है तो इस फॉरेस्ट सर्विस का हेड होगा। पहले यहाँ इस पोस्ट पर आईजीएफ हुआ करते थे, बाद में यहाँ पर डीजीएफ, डायरेक्टर जनरल की पोस्ट आ गई है, और अब आईजीएफ उनके नीचे आते हैं। तो यहाँ पर ये सेक्रेटरी है, उनके नीचे डीजीएफ है, और फिर उनके एडिशनल डीजीएफ में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांच है, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ है। फिर उनके नीचे वेरियस टाइप के जो आईजीएफ है, कुछ जैसे इंडिपेंडेंट, उनके अंदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और भी इंस्टीट्यूट हैं, उनके डायरेक्टर हैं, वो इस लेवल पे आते हैं। बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर है, इसके बकैती में जाने का अपना कोई फ़ायदा है नहीं। बस थोड़ा एक बेसिक होना चाहिए जिससे जब आप लिखो, क्योंकि जो अपनी बुक्स हैं या अपने मणिकर्णिका या अदर रिसोर्सेज पढ़े होंगे, उसमें वो स्टेट लेवल का बता के निपट जाते हैं। तो आप स्टेट सेंटर का जब पूरा एक साथ करके चलोगे तो थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा कि हाँ इसे थोड़ा पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से टिप के आ गया है, थोड़ा दिमाग लगाया है। ये स्टेट का सेंटर का हो गया। अभी ये रहा अपना स्टेट का। स्टेट में क्या है, सबसे ऊपर आता है पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। सबसे टॉप पे यही है पीसीसीएफ। ये जनरली जो बड़े स्टेट हैं जैसे एमपी है, महाराष्ट्र है, उनमें पीसीसीएफ होता है। अदरवाइज़ कुछ स्टेट छोटे हैं चंगू मंगू से, तो उनमें सीसीएफ से काम चला लिया जाता है। उनके नीचे सीएफ है, ये सर्कल लेवल पे होते हैं। 4-5 डिस्ट्रिक्ट या 3-4 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सर्कल बना दिया जाता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में अपने में डिवीज़न होता है, जैसे सपोज उत्तराखंड है, उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊँ 2 डिवीज़न है। तो वैसे यहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ फॉरेस्ट का होता है। फॉरेस्ट में क्या हो गया, सर्कल। तो ऐसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सर्कल है, तो वो अपने सीएफ है, सीएफ के ऊपर सीसीएफ और इनके ऊपर पीसीसीएफ सॉरी। और ये रहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएफओ या डीसीएफ। इन्हें किंग पिन भी बोल देते हैं फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी है पॉलिसी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, डिसीजन लेवल पे, सब की सब यहीं पे हो जाती है। आपकी पोस्टिंग भी इसी लेवल पे होगी, डीएफओ पे। हो सकता है आपको इनिशियल ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ टाइम के लिए आपको ईसीएफ की पोस्ट पर रहना पड़े, लेकिन फाइनल आपके लिए डीएफओ ही है। उनके नीचे अपने एसीएफ और आरएफओ है, और एसीएफ आरएफओ के नीचे डेप्यूटी रेंजर की पोस्टें भी हैं, और सबसे नीचे आता है अपना फॉरेस्ट गार्ड। इसकी एक फॉरेस्ट गार्ड के पास एक बीट होती है, चौकी बोल सकते हैं, जैसे पुलिस चौकी होती है वैसे यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के पास बीट होती है। एक कॉमन सा सिस्टम है,
जैसे अपने यहाँ पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में भी एक पोस्ट ऑफिस है, उसमें भी 4-5 कर्मचारी हैं, 6-7 कर्मचारी हैं। वो पूरे एरिया को, जो एरिया उस फॉरेस्ट ऑफिस को, उसे भी वो छोटे छोटे बीट में बांट लेते हैं। तो उसे बोलते हैं बीट ऑफिसर कि भाई ये बीट ऑफिसर ने आपकी जो पार्सल है वो डिलीवर कर दिया। वैसे ही आप फॉरेस्ट को ने बांट रखा है, तो ये फॉरेस्ट गार्ड या बीट ऑफिसर। ये सबसे लोएस्ट है, स्मॉलेस्ट है, सबसे लोएस्ट फंक्शनल टेरिटोरियल यूनिट है, और सबसे टॉप पे है कौन? PCCF। तो ये तो रहा अपना एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। अब देखेंगे टेरिटोरियल का मतलब है कि अपना जो फॉरेस्ट है वो टेरिटरी के हिसाब से कैसे बटा है। तो जैसे हम लोग अभी अब फिजिकल, अगर आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखोगे तो आपके यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर होते हैं ब्लॉक के अंदर कुछ पंचायतें होती हैं, और पंचायत ऐसा भी हो सकता है कि एक पंचायत के अंदर एक गांव हो, एक विलेज हो, या एक पंचायत के अंदर 2 या 3 ब्लॉक हो, 2-3 विलेज हो। तो इस सेम वही चलेगा। यहाँ पर मैन होता है ब्लॉक, उसके अंडर होता है कंपार्टमेंट, और उसके अंडर होता है सब कंपार्टमेंट। एक तीसरे और आएगा सब कंपार्टमेंट। आपको समझना क्या है कि ये टेरिटोरियल के अंडर 3 आते हैं, इसकी क्या फीचर है, इसके क्या फीचर है, और उसके सब कंपार्टमेंट की क्या फीचर है। इतने से अपना काम आएगा। यहाँ सब कंपार्टमेंट पे क्वेश्चन आए भी है। ब्लॉक का क्या होता है कि जैसे कोई एरिया है, जैसे सपोज लाल कुआं ब्लॉक है, यहाँ हल्द्वानी ब्लॉक या लाल कुआं ब्लॉक मैंने लिख रखा होगा, हल्द्वानी ब्लॉक। जैसे एक एरिया है वो पूरा फॉरेस्ट है, हल्द्वानी के नाम से जाना जा रहा है, वो हल्द्वानी ब्लॉक हो गया। मीन्स इस टाइप से एक नाम होता है प्रॉपरली कि हल्द्वानी ब्लॉक है, यानी कि इसका एक तो प्रॉपर नेम होगा। ये ब्लॉक का चारों साइड से एक स्पेसिफिक पूरी बाउंड्री, डेडिकेटेड बाउंड्री होगी, क्लियर कट बाउंड्री होगी उसकी। इसे मेन टेरिटोरियल डिवीजन भी बोल देते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंडर सीधा सीधा ब्लॉक आता है। फॉरेस्ट में पूरा डिस्ट्रिक्ट सीधा ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। ब्लॉक को फिर हम लोग डिवाइड करते हैं कंपार्टमेंट में, क्योंकि ब्लॉक एक बड़ा एरिया है, मैनेज करना आसान नहीं है। तो कंपार्टमेंट को नंबर देते हैं 1, 2, 3। अब आप इसे कैसे समझेंगे? सपोज ये आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक है, ये ब्लॉक का नाम है आपका हल्द्वानी ब्लॉक या लाल कुआं ब्लॉक। इस ब्लॉक को आपने कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। इनको नाम दोगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इन्हें आप अरेबिक नंबर इस टाइप के नंबर दोगे। अगर 7th नंबर का जो कंपार्टमेंट है, इसे आप सब कंपार्टमेंट में डिवाइड करोगे, तो वो जैसे ये कर दिया 3 में, तो इसी को क्या करोगे? ये रहा 7A, ये है 7B, ये 7C, मैं इसे लिखूँगा 7C। तो इस टाइप से जब सब कंपार्टमेंट में लिखा जाता है तो वहाँ पर जो नंबरिंग है वो ABC में आएगी। तो आपको ब्लॉक समझ में आ गया। इसका कंपार्टमेंट के लिए हम अरेबिक नंबर यूज करते हैं। और ब्लॉक डिवाइड इनटू सेवरल कंपार्टमेंट विच आर परमानेंटली डिफाइंड फॉर अ टेरिटोरियल यूनिट। बट बस एक डेफिनेशन सा याद रख लो इसका, कंपार्टमेंट क्या है। यहाँ पर कंपार्टमेंट इज ए परमानेंटली जियोग्राफिकली रिकॉग्नाइज यूनिट ऑफ फॉरेस्ट फॉर्मेशन। परमानेंट क्यों? क्योंकि सब कंपार्टमेंट ऐसी चीज़ है जो कभी मिल भी जाती है, नहीं भी मिल जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन के हिसाब से ज़रूरत पड़ जाती है तो हम कंपार्टमेंट को छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेते हैं, और ज़रूरत कंप्लीट हो गई तो हम उन्हें ख़त्म कर लेते हैं। तो कंपार्टमेंट ऐसी चीज़ है जो रिकॉर्ड में हमेशा के लिए रहती है, परमानेंटली रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं आप परमानेंट जियोग्राफिकली रिकॉग्नाइज, अच्छा उल्टा कर रहा है, जियोग्राफिकली रिकॉग्नाइज यूनिट ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। डेफिनेशन याद रख लेना। अब यहाँ कंपार्टमेंट से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं। एक आया है कंपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन, और दूसरा आया व्हाट आर कंपार्टमेंट, व्हाई इट्स स्टडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर व्हेन मेकिंग वर्किंग प्लान। तो इसे हम लोग वर्किंग प्लान के टाइम पे से पढ़ेंगे। कंपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन जो है उसे भी वर्किंग प्लान के टाइम पे ही प्रिपेयर किया जाता है। इसे भी वहीं देखते, बट मैंने यहाँ जस्ट लिख दिया कि चलो कंपार्टमेंट के साथ हो जाए। डिस्क्रिप्शन में होता क्या है, कुछ स्टार्टिंग में रहेगा, उसमें लिख दिया जाएगा कि कौन से ब्लॉक के अंडर ये कंपार्टमेंट है, ब्लॉक का नाम क्या है, कंपार्टमेंट का नंबर क्या है, कौन से वर्किंग प्लान के
पीरियड क्या है उसका वो चल रही है, फिलिंग सीरीज वगैरह क्या चल रही है इसमें। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बारे में कि इस कंपार्टमेंट का एरिया कितना है, कितना लोकेशन है, सॉइल कैसी है, कौन कौन सी स्पीसीज है, कितनी है, वाइल्ड लाइफ कैसी है, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। टोपोग्राफी, मिट्टी, सॉइल, क्रॉप कंपोजिशन, क्रॉप डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी, ग्रोविंग स्टॉक, अल्टीट्यूड, बाउंड्री, लोकेशन, ये सारी चिल्लर को हम वहाँ लिख देते हैं। तो इस टाइप से टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में टेरिटोरियल जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने देखा ब्लॉक, कंपार्टमेंट और सब कंपार्टमेंट। ये सिल्वीकल्चर के हिसाब से बढ़ता रहता है। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एक तरफ तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से नीचे बता दिया बीट, इधर आपने बता दिया कंपार्टमेंट, सब कंपार्टमेंट। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इधर फॉरेस्ट गार्ड के पास कंपार्टमेंट होता है या सब कंपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट गार्ड किस लेवल पे होता है। तो आप ऐसे समझ लो कि ये कोई एक ब्लॉक है, ये जो मैप है ये कोई इधर पूछा नीचे होगा, ये पूरे एक ब्लॉक का मैप है। उस ब्लॉक को बांटा गया था किसमें, कंपार्टमेंट में। जैसे कि ये जो कंपार्टमेंट है चलेगा ये अरे कुछ और लेना पड़ेगा मुझे। ये कंपार्टमेंट है 625 नंबर का, ये कंपार्टमेंट है 607 नंबर का, ये 629 नंबर का। ब्लॉक जो पूरा है उसका कुछ नाम होगा और ये बांट रखे हैं कंपार्टमेंट। अगर इसके सब कंपार्टमेंट होंगे तो कैसे, जैसे ये बोल दिया 625A, 625B, 625C, D, E, F, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जो एक फॉरेस्ट गार्ड के पास जो एक बीट होती है, बीट का इससे तो कोई रिलेशन है नहीं, तो उसे ऐसा हो सकता है कि एक जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके पास 625 का कुछ एरिया होगा, कुछ एरिया 608 का हो सकता है, कुछ एरिया 607 का हो, ऐसा उसके पास ये जो एरिया बन गया ये उसकी बन गई एक बीट, इसके पास ये उसकी एक बीट बन गई, इसकी एक चौकी बन जाएगी जिस पे वो फॉरेस्ट गार्ड रहेगा और अपने एरिया को रखेगा, यानी कि वो कंपार्टमेंट को मैनेज कर लेगा, पूरे कंपार्टमेंट को नहीं, यानी कि एक कंपार्टमेंट हो सकता है 2-3 फॉरेस्ट गार्ड को पट जाए। ये कितना सच है ये मुझे एग्जैक्टली खुद नहीं पता, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्चुअल जो ग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा है नहीं, थ्योरेटिकल है। अभी प्रैक्टिकल में थोड़ा टाइम लगेगा गेन करने में, जब तक डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन प्रॉपर होता नहीं है, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन था तब इन चीज़ों को पढ़ाने का मतलब नहीं था, तो एक एक्सट्रीम पे नहीं जा पाते थे। हाल फिलहाल तो मुझे यही नॉलेज है और मैं समझता हूँ कि मैं सही हूँ, गलत हो सकता हूँ मैं भी। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो रेंजर हैं, ACF हैं, तो अगर आपको आइडिया है इसका प्रॉपरली और अगर कहीं मैं सपोज गलत एक्सप्लेन करता हूँ तो आप कमेंट ज़रूर कर दें, तो कम से कम अपनी गलतियाँ जो हैं वो सुधारने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। यहाँ पर एक और है, जैसे मैंने बोला कि आपका जो ब्लॉक है उसकी क्लियर कट बाउंड्री होगी या कंपार्टमेंट है उसकी क्लियर कट बाउंड्री होगी। अब ब्लॉक की तो बाउंड्री जो है वो बहुत बिल्कुल क्लियर कट बना दी जाती है, लेकिन अब जो कंपार्टमेंट है उनकी जो बाउंड्री है वो तो उतनी क्लियर कट नहीं होगी, तो उसे आप पूरी क्लियर कट का मतलब कोई पूरा रोड थोड़ी बना दोगे कंपार्टमेंट के बीच बीच में। एक बड़ा ब्लॉक बना दिया, चारों तरफ से रोड बना दिया, ठीक है, ब्लॉक के अंदर तो थोड़ी डालते रहोगे, तो फिर अपन क्या करते हैं वहाँ छोटे छोटे पिलर से खड़े कर देते हैं। जैसे MP में इनको बोलते हैं मुनारा। अब यहाँ पर क्या है, बीट मानक चौक हुई, इसका कक्ष क्रमांक ये कंपार्टमेंट नंबर है 603, ये इनका जो बीट गार्ड के पास होगी। मुनारा क्रमांक 622, यानी कि ये पिलर का नंबर रहा होगा, इस टाइप से इन्होंने ये दे रखा है। तो ये पिलर से थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा। अब फॉरेस्ट को समझने का तीसरा तरीका है सिल्वीकल्चरल या मैनेजमेंट के हिसाब से। यहाँ पर पर्पज़ है हमें फॉरेस्ट को किसी टाइप के ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, किसी टाइप का हम ट्रीटमेंट देने वाले हैं उसे। ट्रीटमेंट में क्या होगा, पहला तो है कि हम फॉरेस्ट एरिया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसे एक सिंगल प्लान के अंडर लेके आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं वर्किंग प्लान। तो वर्किंग प्लान पूरे डिस्ट्रिक्ट का होगा, लेकिन एक ही टाइप का ट्रीटमेंट सभी को तो नहीं दिया जा सकता।
तो हम पूरे वर्किंग प्लान को छोटे छोटे सर्कल में डिवाइड कर लेते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्किंग सर्कल। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम लोग सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट के हिसाब से दे रहे हैं कि जैसे हम लोग वो मैथ वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चन करते हैं कि एक स्कूल में 40% लड़के जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, 50% लड़के चेस खेलते हैं, इतने % लड़के ये गेम खेलते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का क्रिकेट और चेस दोनों खेलता हो। वैसे ही सेम है कि कोई ऐसा एरिया हो सकता है जिससे एक से ज़्यादा टाइप के सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन की ज़रूरत हो। तो यहाँ वर्किंग सर्कल वो ऑपरेशन के हिसाब से बनाए गए हैं, तो यहाँ पॉसिबिलिटी रहती है, हो सकता है कि वर्किंग सर्कल ओवरलैप हो जाए। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट को अगर सपोज 50 वर्किंग सर्कल में डिवाइड भी कर लिया तो वर्किंग सर्कल भी कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर आप कोई भी ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हो, पेड़ों की कटाई का भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो बहुत टाइम खाता है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीधी सीधी सीरीज में डिवाइड कर लेते हैं, इन्हें बोलते हैं फिलिंग सीरीज। यानी कि कटाई कर रहे हैं तो हम पहले एक बार इसमें कर लेंगे, दूसरी बार हम इसमें कर लेंगे और तीसरी बार हम इसमें कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग खेतों में क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, तो जैसे यहाँ पर सीरीज चल रही है, एक सीरीज, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ऐसी सीरीज चल रही है। अब सीरीज में भी ऐसा कर लेते हैं अपन लोग के एक बार में पेड़ ना काट के उन्हें हर साल एक एरिया फिक्स कर जाते हैं। तो एक टाइप से ये एक सीरीज चल रही है, लेकिन इस एक सीरीज के पेड़ों को हम लोग 10 साल में या 20 साल में काट रहे हैं, तो ये एक साल में हर साल एक काटने वाले एरिया को क्या बोलते हैं, एनुअल कूप। इस साल ही काटेंगे, एनुअल कूप हो गया। तो एक ये सीरीज चल रही है, इसे 10 या 20 एनुअल कूप में डिवाइड कर लिया अगर 20 साल की साइकिल है। यहाँ पर कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। मान लो ये एरिया ऐसा है जहाँ पहाड़ी एरिया था, सॉइल इरोजन की चांसेस ज़्यादा थे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक जो सीरीज चल रही थी, चलो ठीक है सीरीज है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में ना करके आप ऐसा कर सकते हो कि इसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। इसे बोलते हैं हम सेक्शन, कटिंग सेक्शन। जैसे एक ही सीरीज थी, आपने उसे यहाँ 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 एनुअल कूप में आप सीधे चलते। अब आप क्या करोगे, पहला यहाँ काटोगे, दूसरा यहाँ काटोगे, तीसरा और फोर्थ, फिर 5th, 6th, 7th, 8th, फिर 9th, 10th, 11th, 12th, ऐसे सेक्शन चलते रहेंगे। और ये वाला तो है आपका एनुअल कूप। इस टाइप से यहाँ सिल्वीकल्चरल वाला अपना मुद्दा चल जाएगा। यहाँ पे आके अपने 2 कॉन्सेप्ट तो हो गए आपके, एक जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा फॉरेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को समझना। अब आएगा अपना तीसरा हिस्सा, वो है सस्टेनेबल यील्ड का कॉन्सेप्ट। जो हम लोगों ने सस्टेनेबल यील्ड, प्रोग्रेसिव यील्ड के बारे में समझा था, वो वाला मुद्दा। सस्टेनेबल यील्ड का मतलब है कि आपको किसी एरिया से रेगुलरली फिक्स्ड अमाउंट में, विदाउट उसको किसी टाइप का डैमेज पहुंचाए, एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, वो रहा आपका सस्टेनेबल यील्ड। डेफिनेशन ये पढ़ लेना, रेगुलर और फिक्स्ड सप्लाई ऑफ डिजायर फॉरेस्ट प्रोडक्ट विद इट्स फुल कैपेसिटी विदाउट हार्मिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप और सॉइल इज कॉल्ड सस्टेनेबल यील्ड। इतनी डेफिनेशन याद रख लो, इससे अपना काम हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल यील्ड ठीक है, इसकी हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसकी फ़ायदा क्या है, उन्हें देखेंगे। लेकिन मेन इशू आ जाता है कि आखिर सस्टेनेबल यील्ड कैसे गेन करें। ये समस्या खासकर तब होती है जब आपका फॉरेस्ट से बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाती है। तो आप इसे एक पीरियड से समझेंगे, कोशिश करिए इस पर पूरा ध्यान दो, क्योंकि अगर एक बार ये समझ में आ गई तो बीच में कई बार ये अप्लाई होगा। मान लेता हूँ कि मैं यूकेलिप्टस की प्लांटेशन कर रहा हूँ और यूकेलिप्टस का रोटेशन पीरियड है 10 ईयर का। मीन्स अगर आज लगा दिया तो 10 साल बाद ये पेड़ की कटाई पे आ जाएगा। मुझसे ऑब्लिगेशन है कि मैं उससे रेगुलर फिक्स अमाउंट में टिम्बर हर साल प्रोड्यूस करूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मेरे पास जो भी खेत है, फार्म है, उसमें मैं एक साथ पूरे में यूकेलिप्टस की प्लांटेशन कर दूं। 10 साल मीन्स 1 जनवरी को मैंने कर दिया है, राइट 10 ईयर, और जो 10वें साल का 31 दिसंबर है,
31 दिसंबर की नाइट को मैं काटूंगा और जो टिम्बर यील्ड होगी उसे मार्केट में बेच दूंगा। इससे फ़ायदा क्या है कि एक साथ बल्क में अमाउंट में पैसा आएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन घाटा क्या है कि 9 साल मुझे कोई इनकम नहीं होने वाली है, फाके पड़ जाएंगे भाई, खाना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे सस्टेनेबल चाहिए, मतलब एक फिक्स अमाउंट में हो, लेकिन ऐसा 10-10 साल की पीरियोडिक इनकम नहीं हो, मुझे हर साल इनकम हो, एनुअल इनकम हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पास जो भी एरिया है मैं उसे 10 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, सपोज 1 जनवरी 2021 जो भी मान लो आप, मैंने 1 जनवरी को इस एरिया में प्लांटेशन कर दी। अगर मैं 31 दिसंबर की बात करूँगा इसी साल में, सपोज ये पहला साल है, पहले साल अगर 31 दिसंबर की बात करूँगा तो यहाँ की क्रॉप कितनी हो चुकी होगी, 1 साल की। मैंने 1 साल की क्रॉप हो गई है, इसे एक ब्लॉक के रूप में डिनोट कर दिया। जैसी 1 साल की 31 दिसंबर को हो गई, मैं अगले दिन सुबह फिर से पेड़ लेके जाऊँगा और इस एरिया में प्लांटेशन कर दूँगा 1 जनवरी को। और वो साल का भी जब लास्ट पहुँचेगा तब क्या होगा, यहाँ की क्रॉप है वो 1 साल की हो चुकी होगी 31 दिसंबर को, यहाँ की क्रॉप लगभग एक एरिया और बढ़ गया होगा। फिर 31 के बाद फिर जैसे ही 1 तारीख आई, मैंने यहाँ पर फिर प्लांटेशन कर दी। जब ये साल पूरा जाएगा तो यहाँ की क्रॉप 1 साल की हो जाएगी, ये क्रॉप 2 साल की हो जाएगी और ये क्रॉप 3 साल की हो जाएगी। ऐसे मैं हर साल यहाँ प्लांटेशन करता रहूँगा और यहाँ तक आता रहूँगा, ये अपना सिलसिला चलता रहेगा। अब इसमें होगा क्या, एक टाइम आएगा वो रहेगा 31 दिसंबर का, जिसमें 31 दिसंबर का जो दिन होगा उसमें ये क्रॉप है वो 10 साल की हो चुकी होगी, बिल्कुल 10 साल 31 दिसंबर को हो जाएगा। 1 जनवरी को ये कटनी है, ये बिल्कुल मैच्योरिटी पे हो चुकी होगी। इसके जो ब्लॉक हैं, क्योंकि 10 साल की है तो मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दी, और ये फर्स्ट जो ब्लॉक की क्रॉप है ये 1 साल की हो चुकी होगी। जैसे ही 1 जनवरी आएगा मैं रात में जाऊंगा बुलडोज़र लेके और इसे काट दूंगा और यहाँ पर नई प्लांटेशन लगा दूंगा। मतलब जैसे ही फटाक से 1 जनवरी आई, ये एकदम एरिया गायब हो गया, यहाँ पर एक नई क्रॉप आ जाएगी। ये अभी 1 साल की रहेगी और यहाँ पर नया क्रॉप सीजन शुरू है। इसका दूसरा साल शुरू होगा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका 10वां और यहाँ पर पहला दिन हुआ होगा। ऐसे अपनी ये साइकिल चलती रहेगी और मुझे क्या होगा, हर साल 1 जनवरी को या 31 जनवरी की नाइट को एक फिक्स अमाउंट जो है हर साल काटने को मिलेगा। तो ये जो अपनी सीढ़ीदार जो खेती बन रही है, सीढ़ीदार ट्री क्रॉप की जो फार्मिंग चल रही है, ये एक फिक्स अमाउंट हमें हर साल काटने को देगा। ये मेरी रही सस्टेनेबल यील्ड। अब ये जो आपने सीखा इसे ध्यान रखना, अभी आगे काम आने वाला है पूरा। इस टाइप से हम लोग अचीव कर लेते हैं। अब इसके मुद्दा आएगा कि हमें सस्टेनेबल यील्ड के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। पहला भाई ये डिसएडवांटेज भी है। देखो पहले फ़ायदा ये है कि फिक्स इनकम है, मुझे घबराना नहीं है, पाकिस्तानियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स इनकम है। बजट और टैक्सेशन आसान है, क्योंकि सबको पता है, सपोज स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन्हें पता है कि कितनी इनकम यहाँ से आएगी, वो बजट उस टाइप से कर सकते हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट है तो सबको पता है कि कितना प्रोडक्शन होगा, वो उस पर कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स इनसे हर साल मिलेगा, वो पहले से फिक्स है। तो बजट टैक्सेशन आसान है। हर साल एक फिक्स अमाउंट में टिम्बर हार्वेस्ट होता है, तो मुझे कितने मजदूर चाहिए, कितना लेबर फोर्स की रिक्वायर है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्टर कितने रिक्वायर है, वो पूरा सिस्टम बन जाता है, आसान है, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर है। सप्लाई फिक्स्ड है तो मार्केट को मालूम है कि उसके लोकल एरिया में जो फॉरेस्ट है वहाँ से हर साल कितना टिम्बर आना है। तो ये मार्केटिंग डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर उन चीज़ों को काफ़ी हद तक ये चीज़ें कर लेता है। पॉसिबिलिटी टू एस्टैब्लिश परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हर साल ज़रूरत है हमें, एम्प्लॉय, स्टाफ,
लोकल लेबर कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि हर साल ज़रूरत पड़ती है ना तो कर लेते हैं। और हर साल का हम समझाने के लिए आपको बता दिया कि 31 दिसंबर की नाइट को काटेंगे। बड़े फॉरेस्ट में ये कटाई का भी काम 6-7 महीने चलता रहता है, बरसात के टाइम पर रुक जाएगा। तो ये एक टाइप से स्टाफ है, लेबर है, ये साल भर काटने का काम करती रहती है, साल भर इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए हम लोग परमानेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना अपने लिए कॉमर्शियली वायबल है। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है, ये एक तो इनकम फिक्स कर रखा है, सस्टेनेबल है लेकिन ये फिक्स्ड है। डेवलपिंग की इकोनॉमी के लिए ठीक है, लेकिन इंडिया जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए ठीक है, सब कुछ सिस्टम फिक्स है उनका। लेकिन डेवलपिंग में जहाँ पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, मार्केट की डिमांड बढ़ रही है, आप फिक्स सप्लाई लिए बैठे हो, तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाता है। अगर नहीं कर पाओगे आप तो मार्केट में प्राइस रेट बढ़ जाएंगे, अवैध कटाई होगी तो फॉरेस्ट बर्बाद होंगे। तो ये वो एंगल यहाँ जुड़ जाते हैं। एक तो रिजिड और स्टेबल सप्लाई है, और ऐसा भी नहीं है वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। सस्टेनेबल यील्ड गेन करना भी कोई आसान खेल नहीं है। आप वो जो सीढ़ीदार खेती चला रहे थे, चलाते रहिए, उसमें पता पड़ा बीच में किसी ने माचिस छुआ के चला गया, आपके पूरी सस्टेनेबिलिटी का तमूरा लगा दिया उसने, मिल गई सस्टेनेबल। तो ये आसान नहीं है। कभी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक पड़ गया, किसी ने फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंट्स आ गई, फ्लडिंग हो गई, आपने रीजनरेशन लगाई, रीजनरेशन सपोज फ्रॉस्ट से बर्बाद हो गई, वो पूरा 1 साल बर्बाद हो गया आपका क्रॉप का, गई सस्टेनेबिलिटी। मार्केट की डिमांड जो है वो भी कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं। सपोज मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं टीक जो है 8 ईयर के रोटेशन वाला टीक लगा देता हूँ, आज अपने खेत में टीक लगा देता हूँ, अगले बुढ़ापे तक मैं अपने इंतज़ार करता हूँ। मालूम पड़ा कि 8 ईयर में कोई ऐसा अल्टरनेटिव आ गया जो टीक से सस्ता है और उससे बेटर क्वालिटी का है, तो मेरे टीक का तो कोई खरीदेगा भी नहीं। तो वो दिक्कतें हैं यहाँ। मार्केट रैपिडली चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहे हैं, लोगों का जो प्रोडक्ट को यूज़ करने का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। कैन नॉट कट एंड सोल्ड टिम्बर ड्यूरिंग हाई मार्केट डिमांड एंड इंक्रीज। एक और सस्टेनेबिलिटी के साथ इशू है, ये थोड़े ज़्यादा ही मीडिएटरी है। इनका कहना है कि देखो हमारी 31 दिसंबर को कटाई हो गई तो 31 दिसंबर को हो गई, भले ही चाहे 1 जनवरी को प्राइस जो है वो 80% गिर जाए, और 30 दिसंबर को भले ही वो कुछ भी हो, जिस दिन फिक्स काटना है उसी दिन काटेंगे, इसमें वो फिक्स है। जबकि अपने जो कॉमर्शियल है या जो प्रोग्रेसिव यील्ड है उसमें इतनी बकैती नहीं है, वो तो अपने मार्केट के हिसाब से देख के काट लेते हैं। तो इनसे बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं थे। उन्हीं में एक थे हार्टिक का जो हार्ट है वो थोड़ा दुख गया। उसने बोला भाई देखो ऐसा है, तुम लोग जब फिक्स ही यील्ड ले रहे हो तो ये R&D के नाम पे इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत क्या है। जो पेड़ लगे हैं मिलते रहेंगे, आपको नई वैरायटी बनाने की ज़रूरत क्या है, पुरानी वैरायटी उतनी यील्ड दे ही रही है, तो काहे को ये बाथापच्ची कर रहे हो। सॉइल की प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएंगे, करोगे क्या, वो जो है उतनी यील्ड मिल रही है। तो इन जैसे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बोला भाई काहे को पैसा खोटी कर रहे हो, रहने दो तुम। तो मुद्दा यही है कि इन्होंने बोला कि भाई हम प्रोग्रेसिव यील्ड में हैं, जब हम इतना सारा चीज़ें लगा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हम बेटर तरीके से सिस्टम को हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, हम नई हाई यील्ड वैरायटी बना पा रहे हैं, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, इसका रिजल्ट है कि फॉरेस्ट से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। अगर हम सब कुछ बढ़ा सकते हैं तो क्यों सस्टेनेबिलिटी के चक्कर में पड़े। तो प्रोग्रेसिव यील्ड का है राइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल एंड क्रॉप बाय चेंजिंग द क्रॉप कंपोजिशन, रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल इन्फीरियर क्रॉप बाय मोर वैल्यूएबल सुपीरियर क्रॉप स्पीसीज थ्रू सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट, टेंडिंग ऑपरेशन, फॉरेस्ट इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन मेजर्स। तो इसका पर्पज़ है कि भाई हम सब कुछ करके वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। ये है प्रोग्रेसिव यील्ड या इंक्रीजिंग यील्ड का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर भी वही दिक्कत है, ये हार्टिक को याद रख लेना कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है प्रोग्रेसिव यील्ड का। ये डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सूटेबल है, जब आप इतना पैसा लगा रहे तो यहाँ लेजिटिमेट है कि आप उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ये उसके काउंटर में है। अब यहाँ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिले थे कि आप जैसे इंडिया है
तो हमें सस्टेनेबल यील्ड के कॉन्सेप्ट पे चलना ही है, चलिए या प्रोग्रेसिव पे, तो आप दोनों को ही लेके चलोगे, किसी एक पे नहीं बैठोगे, क्योंकि अपने जो प्लेसेस हैं, एरिया है, उसके हिसाब से ज़रूरतें बदलती हैं, उस हिसाब से हमें दिखना होता है। तो हम दोनों ही पे लगेंगे, किसी एक साइड एक्सट्रीमली झुकना नहीं है। और यहाँ जब यील्ड की बात कर रहे हैं तो दो यील्ड और हैं, एक टर्म होता है फाइनल यील्ड और दूसरा होता है इंटरमीडिएट यील्ड। इसे हम लोग वैसे पहले देख चुके हैं सिल्वीकल्चर में। इंटरमीडिएट यील्ड का मतलब है कि अगर आपने आज पेड़ लगा दिए हैं और 40 साल रोटेशन है, तो रोटेशन पे जब पेड़ काटते हैं उसे बोलते हैं फाइनल यील्ड। और बीच में जो टेंडिंग, प्रूनिंग, क्लीनिंग, इस दौरान जो थोड़ा बहुत गेन हो जाता है, स्मॉल टिम्बर जो मिल जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट यील्ड। डिफरेंस पढ़ लेना, इसी पे पूछा गया था, व्हाट इज इंटरमीडिएट यील्ड, हाउ इट डिफर फ्रॉम फाइनल यील्ड। तो डिफरेंस लिखना है तो कहाँ से लिखोगे, समझ में नहीं आता है, डेफिनेशन लिख देंगे और क्या लिखें। कई बार ऐसा कंडीशन आ जाती है ना कि डिफरेंस तो लिखना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, लिखूं तो लिखूं कैसे। तो अपन कुछ एरिया ले लेंगे कि भाई मटेरियल क्या मिलता है हमें, हमारे पर्पज़ क्या है, रिटर्न कब होता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वाइल्ड लाइफ, क्या इनका कोई एंगल जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ऐसे कुछ जोड़ जाड़ करके अपन आराम से डिफरेंस लिख लेते हैं। अब यहाँ पर वही है, क्वेश्चन वगैरह है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ये वाला पार्ट है अपना ख़त्म हो जाएगा। अब आएगा अपना नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट चैप्टर, रोटेशन। जैसे ग्रोथ पीरियड है वैसे ही है रोटेशन, इस पे ध्यान रखना है। पिछले साल भी वैसे क्वेश्चन आया था कि रोटेशन पीरियड के चेंज करने से सोशियो इकोलॉजिकल या सोशियो इकोनॉमिकली क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, तो रोटेशन पता होना चाहिए। रोटेशन का मतलब ग्रोथ पीरियड, यानी कि अगर हमने आज क्रॉप लगा दी है, आज रीजनरेट की, और यहाँ पर हम उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके जो बीच का पीरियड है इसे बोलते हैं रोटेशन पीरियड या ग्रोविंग पीरियड। तो यहाँ फॉरेस्ट में हम लोग इसे रोटेशन टर्म यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लो, रोटेशन या प्रोडक्शन पीरियड इज द टाइम पीरियड विच इज अ फॉरेस्ट क्रॉप टेक बिटवीन इट्स फॉर्मेशन एंड फाइनल फिलिंग। ये रोटेशन है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रीजनरेशन से फाइनल फिलिंग के बीच का टाइम है। तो नेचुरल फॉरेस्ट में तो आपको पता ही नहीं पड़ता है कि ये पेड़ लगा कब है, काटेंगे कब है, काटना तो पता है लेकिन जब काटोगे तभी फाइनल फिलिंग हो गई उसकी, लेकिन रीजनरेट कब हुआ किसी का पता नहीं। तो ये जो रोटेशन टर्म है ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इवन एजेड या रेगुलर में, जहाँ हमने प्लांटेशन करके लगाई हो। जो अपने नेचुरल फॉरेस्ट है उसमें हम लोग रोटेशन टर्म यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं एक्सप्लॉयटेबल डायमीटर या एक्सप्लॉयटेबल साइज। मतलब जैसे सिलेक्शन सिस्टम है कि ये आपके पास एक जंगल है, आप वहाँ पर गए और आपको चाहिए कि 5 मीटर डायमीटर का कोई पेड़ हो, उसे हम काट लेंगे, उससे नीचे के टच नहीं करेंगे, जैसे ही उस डायमीटर का कोई भी पेड़ मिलेगा हम उसे काट लेंगे। मैंने जस्ट बोल दिया 5 फीट बोलो, 2 फीट बोलो, डायमीटर जो भी बोलना हो। तो आपने एक डायमीटर फिक्स कर रखा है, तो वो कोई पेड़ है, जैसे ही उस डायमीटर को पहुँच कर लिया आप निकालोगे, तो आप उसे बोल सकते हो एक्सप्लॉयटेबल डायमीटर। या कोई उम्र फिक्स कर दो, जैसे बोल दोगे आप एक्सप्लॉयटेबल एज। तो ये जो है वो इर्रेगुलर क्रॉप पे अप्लाई होता है, और रोटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो रेगुलर क्रॉप के लिए है। इसे बस पढ़ लेना, आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगी। अब मुद्दा आता है रोटेशन का हमें इम्पोर्टेंस क्या है और लिमिटेशन क्या है, समस्याएं क्या है। रोटेशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि आज प्लांट लगा दिया और 40 साल बाद काटा जाएगा, ये पीरियड जो है वो रोटेशन। अब अगर सबको पता है कि ये क्रॉप 40 साल बाद आने वाली है, मार्केट पहले से तैयार है कि भाई 40 साल में आने वाला है, तो मार्केट को स्टेबिलिटी मिल जाती है। गवर्नमेंट को पता है कि 40 साल बाद इससे इतना टिम्बर प्रोडक्शन करेगा, ये गेन होगा, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, प्लानिंग हम बेटर कर सकते हैं। 40 साल बाद काटेगा तो हम 5 साल पहले, 4 साल पहले ही हम तैयारी कर लेते हैं कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है लेबर की, तो हम पहले ही उन्हें बुला लेंगे लेबर को कि भाई हमें इतने चाहिए, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो चलता रहेगा। प्रोडक्टिविटी असेसमेंट करना आसान है, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है पूरे सिस्टम में। प्लांटेशन के ऑब्जेक्टिव से लगा वो भी थोड़ा मैं सही से समझ में आ जाता है। लिमिटेशन बगाई की चीज़ें चलती रहती हैं इसमें। अब अपना मेन क्वेश्चन यहाँ नहीं है, मेन क्वेश्चन एक तो रोटेशन क्या है, डेफिनेशन उससे निकलता है, और घुमा फिरा के जो आपको परेशान करेंगे वो है इसकी टर्मिनोलॉजी, रोटेशन के टाइप।
अब हम लोग देखेंगे रोटेशन के टाइप। आपको ध्यान रखना है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में रोटेशन ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रोटेशन की डेफिनेशन याद रखना कोई टिपिकल काम नहीं है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। दूसरा, रोटेशन से आएंगे इसके टाइप से, तो इसके 6 टाइप है। आप कहीं छोटे से कार्ड पेन के 6 के नाम लिख लो, बार बार 2-3 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएंगे। कौन कौन से हैं थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। मैं पेन यहाँ चिपका देता हूँ। पहला है फिजिकल, सिल्वीकल्चरल, टेक्निकल। फिजिकल, सिल्वीकल्चरल और टेक्निकल 3 हो गए। फाइनेंशियल, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन और हाईएस्ट इनकम 6 है। फिजिकल, टेक्निकल और सिल्वीकल्चरल, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल, ऐसे 6 हैं। अब आपको इन्हें एक एक करके समझना है। हम लोग 6 पढ़ते हैं। कुछ कंट्रीज़ में फिजिकल और जो सिल्वीकल्चरल है इन्हें एक ही रोटेशन के अंडर कवर कर लिया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल। फिजिकल का मतलब है फिजिकल लाइफ, यानी कि अगर आपने किसी को पेड़ को कहीं लगा दिया है, जैसे रोड के किनारे आपने लगा दिया है, अगर आपने आज पेड़ लगा दिया है, ये जब तक खुद ही ना मर जाए, लास्ट में बुढ़ापे पे इसकी डेथ ना हो जाए, वो इसका रोटेशन है। यानी कि जो इसकी फिजिकल लाइफ है, नेचुरल लीज ऑफ लाइफ स्पान, जहाँ तक वो चलता रहेगा वो इसकी फिजिकल लाइफ है। जहाँ ये डेथ कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका रोटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इस पेड़ को कट करके रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये पब्लिक के लिए डैमेज ना पहुँचा दे, और इसकी जगह दूसरे पेड़ को लगा देंगे। तो इस टाइप का जो रोटेशन है या जो पीरियड है, ये आप कहाँ लगा सकते हो? कॉमर्शियली तो कोई मतलब नहीं निकलता। ये फिजिकल रोटेशन मीन्स एज अप टू विच द ट्री रिमेन साउंड एंड कैन प्रोड्यूस वायबल सीड। ये जो है इसका ट्री रिमेन साउंड, पहला आपका जो टर्म होता है की टर्म, ट्री रिमेन साउंड, और दूसरा कैन प्रोड्यूस वायबल सीड या ऑफ स्प्रिंग। सीड का मतलब अगर हाई फॉरेस्ट की बात की जाए तो सीड, या कोपाइस की बात की जाए, कोपाइस फॉरेस्ट की तो कोपाइस। तो ये जब तक साउंड कर सके वो वायबल रहा और इस साउंड प्रोड्यूस कर सकता, वो फिजिकल रोटेशन के अंडर है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रोटेशन रहेगा। अगर इसके हम लोग जब भी कभी लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो? जैसे यहाँ पर तो मैंने कम लिखा है। अगर आपको सपोज फिजिकल रोटेशन पे आधा पेज 1 पेज भरना है तो कैसे करोगे? पहले तो उसका वो होता क्या है, डेफिनेशन वाला पार्ट। दूसरा, आप उसका एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हो, उसके फ़ायदे क्या है, एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ऐसे 4 पॉइंट में अपन काफ़ी हद तक चीज़ें लिख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हो? जैसे दिल्ली वाले हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, यानी कि आप कहीं सीनिक ब्यूटी बढ़ा रहे हो, रोड के किनारे कहीं कर रहे हो, एम्यूनिटी प्रोटेक्शन है, सीनिक ब्यूटी है, जहाँ कॉमर्शियल एंगल ऐसा कुछ नहीं है, पेड़ लगे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उस एप्लीकेशन में हम लोग इसे लगा सकते हैं। इशू क्या है कि इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। पेड़ जब तक चल रहा है चल रहा है। हो सकता है घटिया सॉइल में हो, पेड़ का जो रोटेशन पीरियड है वो कम हो। सेम स्पीसीज भाई बहनी होंगे, लेकिन अच्छी कहीं एरिया में है, उनका रोटेशन ज़्यादा हो सकता है। और ये कॉमर्शियल के हिसाब से सुटेबल नहीं है। 2 इसके सीधे डिसएडवांटेज हो गए। पॉजिटिव क्या है कि ये पेड़ों को एक लॉन्ग टर्म तक वायबल सीड प्रोडक्शन के लिए परमिट कर देता है। तो अगर सपोज कोई स्पीसीज है वो कुछ ही एडवर्स कंडीशन को झेल रही है और ट्री उसकी पुरानी वेजिटेशन ख़त्म हो गई, और अगर कोई एक पेड़ भी बचा रह गया तो पूरी स्पीसीज को रिवाइव कर लेगा। दूसरा है सिल्वीकल्चरल। सिल्वीकल्चरल रोटेशन का मतलब है वो टाइम जब तक पेड़ सिल्वीकल्चरली अच्छी ग्रोथ परफॉर्म करता है। क्योंकि सिल्वीकल्चर मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है। जैसे अगर हम इंसानों के बारे में बात करें तो फिजिकल का मतलब उसके जिस दिन बर्थ हुआ, डेट ऑफ बर्थ है, उससे लेके जिस दिन वो निपट गया, एंड डेट है, डेथ की जो डेट है वो, ये है फिजिकल। सिल्वीकल्चरल का मतलब है जब तक वो एक्टिव है। जैसे हम लोग 60 साल या 65 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो सिल्वीकल्चरल का मतलब बर्थ से लेकर के 60-65 तक के लास्ट का पीरियड वो इतना ज़्यादा सिल्वीकल्चरली इम्पोर्टेंट नहीं रहा। ये सिल्वीकल्चरल रोटेशन है। तो
इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी सिल्वीकल्चरल की, रोटेशन अंडर विच वी डिड नॉट फिल अ क्रॉप अप टू विच इट शो सेटिस्फैक्ट्री विगर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑन ए गिवन साइट। जब तक पेड़ सिल्वीकल्चरली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बेटर ग्रोथ कर रहा है, तब तक हम उसे नहीं काटते हैं। वो पार्ट सिल्वीकल्चरल रोटेशन के अंडर आ जाता है। इसका भी एप्लीकेशन लगभग सेम ही है, जो फिजिकल का है वही सिल्वीकल्चरल का है। इसलिए कुछ कंट्रीज़ में दोनों को एक साथ रख दिया जाता है, अपने यहाँ दोनों को अलग अलग रखा गया है। एप्लीकेशन सेम ही होंगे। इसका मीन्स निगेटिव या पॉजिटिव लिख सकते हो कि ना तो ये बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है, एक इंटरमीडिएटरी है, वो बकाया के सेम हो गए। क्वेश्चन देख लेना, ब्रीफली डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एंड सिल्वीकल्चरल रोटेशन इन रिस्पॉन्स ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। भाई इनका एक तो सीधा सा है कि आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है, इकोसिस्टम कंजर्वेशन करना है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाले जो एंगल है उसमें ये अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, वाटर सेट कंजर्वेशन में अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो वो एंगल जो है, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा, बूढ़ा होता जाएगा, यहाँ पर ग्रोथ की बात की जा रही है, लेकिन आपको पता है कि एक टाइम बाद क्वांटिटेटिव जो वॉल्यूमेट्रिक जो डाटा होता है उसमें ज़्यादा ग्रोथ ना हो, लेकिन जो क्वालिटेटिव क्वालिटी वाले जो चीज़ें हैं उनमें ग्रोथ होती है। तो हो सकता है ये फिजिकली ग्रोथ इसकी रुक गई हो, लेकिन अब इसमें जो क्वालिटेटिव है, जैसे कि टिम्बर में फ्रेगरेंस है सॉरी, टिम्बर में फ्रेगरेंस का इशू आ सकता है, फंगल इन्फेक्शन जिससे फ्रेगरेंस आता है वो इशू हो सकते हैं। सैंडलवुड है, या इसमें गम जैसे जो फंगस की बात की गई ऐसे अगरवुड में होता है, और सैंडलवुड में भी यही है कि जितने एक साइज तो गेन कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसमें सैंडलवुड का जो ऑयल है उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, तो क्वालिटेटिव बढ़ेगा, साइज में नहीं बढ़ेगा। दूसरा इसमें लिग्निन, गम डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, उससे उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एक बेटर लेवल के भी मिल जाते हैं। तो वहाँ पर हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हैं फॉरेस्ट के हिसाब से। और फॉरेस्ट लिखोगे तो यहाँ कॉमर्शियल, अर्बन और जो अपने नेचुरल फॉरेस्ट है सभी को लिख के एंगल को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। तीसरा है टेक्निकल रोटेशन। इसका मतलब है आपका टिम्बर का जो प्रोडक्शन का जो एम है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए है। सपोज़ मैं बनाना चाहता हूँ रेलवे के स्लीपर, तो रेलवे स्लीपर के लिए जिस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है पेड़ों के लिए, मैंने सपोज़ आज लगा दिए, और ये स्ट्रेंथ यहाँ पर मिलती है सपोज़ 23rd ईयर में। हो सकता है इसका जो फिजिकल रोटेशन है वो होता हो 80 ईयर का, सिल्वीकल्चरल रोटेशन हो सकता है इसका 40 ईयर का हो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जिस साइज शेप का टिम्बर चाहिए था वो मुझे 23rd ईयर में मिल जाता है रेलवे स्लीपर के हिसाब का। हम उसे 23rd ईयर जैसे ही मिल जाएगा वहाँ काट लेंगे, और काट के वहाँ फिर से नई क्रॉप लगा देंगे, वो अगले 23 ईयर बाद फिर काट लेंगे। तो यह है टेक्निकल, यानी कि किसी आप पर्टिकुलर साइज, शेप, क्वालिटी उसके हिसाब से आप चले जाते हो। क्वालिटी का मतलब जैसे सैंडलवुड है या अगरवुड है, सपोज अगरवुड में जो पेड़ है उसमें हम लोग थोड़ा होल कर देते हैं और उसमें एक फंगल इन्फेक्शन कराया जाता है, जिससे वो जो है एक्सट्रैक्ट निकाला जा सके। मतलब अगरवुड को हम लोग यूज़ करते थे, अब डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे, मतलब नहीं निकलता यहाँ। तो जो एज पीरियड है जहाँ पर वो क्वालिटी गेन कर ली हमने, हम उस पेड़ को काट लेंगे, हम लोग उसके पेड़ की एज वगैरह से नहीं जाएंगे। तो ये रहा टेक्निकल। इसकी डेफिनेशन देख लेना, द रोटेशन अंडर विच आ स्पीसीज यील्ड द मैक्सिमम मटेरियल ऑफ ए स्पेसिफिक साइज, शेप और यूज। फोर्थ है रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन। इसमें हम इस हिसाब से चलते हैं कि वो एज जिसमें हमें मैक्सिमम गेन मिल सकता है वॉल्यूम के हिसाब से, वहाँ पर हम जाके पेड़ों को काट लेंगे। इसे हाँ यहाँ समझाया गया है, आप इसे ऐसे समझोगे कि आगे जाके हम लोग एक करेंट एनुअल इंक्रीमेंट और मीन एनुअल इंक्रीमेंट के बीच का डिफरेंस पढ़ने वाला है। करेंट का मतलब है जैसे सपोज मेरी इनकम है
सपोज मैं डे के हिसाब से देख लूँ, मेरी आज इनकम हुई 1 रुपये, कल हुई मेरी 2 रुपये, परसों हुई मेरी 4 रुपये या 6 रुपये। तो मेरी इनकम जो है वो डे के हिसाब से बढ़ती जा रही है। एक डे का मेरा चल रहा है साइकिल। दूसरा है एवरेज, पहले दिन मेरी 1 की हुई, दूसरे दिन 2 की हुई, तो मेरा एवरेज दूसरे दिन का हो गया 1.5 रुपये का। तीसरे दिन सपोज 4 रुपये की हुई, तो मेरा जो एवरेज है वो 4 + 2 + 1 7/3 जो भी हो गया। तो मीन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और करंट जो है वो स्टार्टिंग में रैपिडली इंक्रीज हुआ, इसमें रैपिडली बढ़ रहा होगा। पेड़ों की जैसे हाइट ग्रोथ है उसमें एक साथ रैपिडली इंक्रीमेंट होता है, धीरे धीरे हाइट ग्रोथ, ये जो एनुअल इंक्रीमेंट हर साल जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे घटेगी और फिर एक टाइम के बाद वो गिरने लगती है। गिरने का मतलब, हाइट ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि पेड़ छोटे होने लगते हैं। यहाँ हाइट ग्रोथ का मतलब है कि जैसे पहले साल उसकी हाइट में ग्रोथ हुई 1 मीटर की, दूसरी साल उसकी हाइट में ग्रोथ हुई 4 मीटर की, तीसरी साल सपोज 8 मीटर की। तो ये जो 1 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर है, सपोज 8 पीक है, इसका पीक गेन कर लिया। इसके बाद फिर अगले साल उसकी 8 के ऊपर 8 या 12 नहीं होके 8 मीटर की जगह वो 6 मीटर की ग्रोथ गेन की उसने, या 5 मीटर की। तो वो जो डिफरेंस है वो कम होने लगता है और धीरे धीरे वो कम होता रहेगा बुढ़ापे की तरफ, और एक टाइम के बाद आकर के उसकी जो हाइट में ग्रोथ है वो 0 हो जाएगी। लेकिन मीन जो है वो बढ़ता रहेगा, वो यहाँ पर आएगा। ये साइकिल को हम लोग आगे समझेंगे, बस आप इतना समझ लो कि जहाँ ये क्रॉस होते हैं वहाँ पर हम मैक्सिमम वॉल्यूम गेन कर लेते हैं। ये डिफरेंस एक बार आगे समझ में आ जाएगा आपको, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? जहाँ हम फ्यूल वुड प्रोडक्शन करना चाहते हैं। मैच वुड इंडस्ट्री है, फायर वुड, फ्यूल वुड जो इंडस्ट्री है उनके लिए सबसे अच्छी है। दूसरा वॉल्यूम का आ जाता है अपने पेपर पल्प के लिए, क्योंकि वहाँ क्वालिटेटिव नहीं चाहिए, जस्ट क्वांटिटी चाहिए। तो पेपर पल्प इंडस्ट्री है उसमें ये अच्छी होती है। पार्टिकल फाइबर बोर्ड है उनके लिए ये सूटेबल है। तो ये थोड़ा कॉमर्शियल एप्लीकेबल है इसका। क्वेश्चन देख लो, डिस्टिंग बिटवीन सिल्वीकल्चर रोटेशन एंड रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन। इनके बीच में डिफरेंस लिखना है तो आप थोड़ा एक डेफिनेशन लिख देना, दूसरा इनके ऑब्जेक्टिव में क्या है, इनके एप्लीकेशन में क्या है, दोनों की समस्याएं क्या है, वो 4-5 पिलर लिखोगे आप, डिफरेंस आराम से बना लोगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम, रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम या रेवेन्यू। यहाँ 2 पर्पज़ देखना है। मान लीजिए मैं एक ऐसा एंटरप्राइज चला रहा हूँ जहाँ मैं हर मंथ 25 करोड़ का बिजनेस या ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट करता हूँ और लगभग 24 करोड़ खर्च कर देता हूँ। नेट प्रॉफिट मुझे 1 करोड़ का ही है, लेकिन यहाँ पर मैं 25,000 या 5,000 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वर्क कर रहे हैं। दूसरा ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें 5 करोड़ का ही टर्नओवर है, लेकिन इन जो एक्सपेंडिचर है वो 2 करोड़ का ही है, वहाँ नेट प्रॉफिट 3 करोड़ का है। तो यहाँ जो पर्पज़ है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हाईएस्ट इनकम या हाईएस्ट रेवेन्यू के हिसाब से चलती है। उसका पर्पज़ है कि फॉरेस्ट में सपोज हम 25 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लेके आए या 25 करोड़ का काम कराएं, काम करते हैं, तो जो लेबर फोर्स है, जो फॉरेस्ट लेबर है, वो उसमें काम करती है। सॉरी, ज़्यादा ही हो रखा है। जो फॉरेस्ट लेबर है वो उसमें काम करती है, सबकी रेवेन्यू मनी उसी से जनरेट हो रही है। तो अगर मैं वहाँ पर, या गवर्नमेंट वहाँ पर 25 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन उसमें पूरा जो मनी है वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेट होकर के जा रही है, पूरा रूरल इकोसिस्टम को, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसे स्ट्रेंथन कर रहा है। तो इस केस में भले ही 25 करोड़ लगाने के बाद गवर्नमेंट को अगर रिटर्न में उसकी मनी ही निकल पा रही है, या उसे 25 करोड़ लगाने के बाद 26 करोड़ ही निकल पा रहे हैं, नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का भी हो रहा है, तब भी वो उसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर्पज मैक्सिमम रेवेन्यू या हाईएस्ट इनकम का है, यहाँ प्रॉफिट का नहीं है। यहाँ ग्रॉस देखा जा रहा है, नेट नहीं देखा जा रहा है। दूसरा है फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ जाता है।
जिस रोटेशन में या जिस टाइम पीरियड में क्रॉप को ग्रो करने पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, उस पीरियड तक हम पेड़ों को लगाते हैं और आगे जा कर के हम पेड़ों को उसी टाइम पे जैसे वो अचीव कर लिया हम पेड़ों को काट देते हैं और फिर से प्लांटेशन कर देते हैं। तो ये फाइनेंशियल वाला है। फाइनेंशियल और नेट रेवेन्यू जो ग्रॉस रेवेन्यू है उनमें थोड़ा डिफरेंस जो है उस पर ध्यान देना है। फाइनेंशियल पे रिलेटेड दो चीज़ें और आ जाती हैं कि यहाँ पर सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, उसे समझते हैं। मेन मुद्दा यही समझना था आपको, बाकी चीज़ों के कोई चक्कर नहीं है इनका। 6 रोटेशन के टाइप याद रख लो, रोटेशन क्या है डेफिनेशन, 6 जो टाइप है रोटेशन के वो याद रख लो, और यहाँ सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपका रोटेशन वाला पार्ट हो गया। यहाँ सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू है क्या, मान लेते हैं कोई जंगल का एरिया है, आपको उसे बेचना है प्राइवेट को आपको बेचना है, तो आप कैसे बेचोगे? सपोज मैं ग्वालियर में हूँ, यहाँ पर हमारे पास कोई प्लॉट है ज़मीन का, अगर मुझे वो बेचना है तो मेरे जो रेट होंगे कि ये 2 लाख का जाएगा, 4 लाख का जाएगा, 10 का जाएगा, तो मेरे जो रेट होंगे वो इस हिसाब से होंगे कि पड़ोसी हैं या आसपास की जो ज़मीन है वो किस हिसाब से बिची है। अगर उनकी भी सेम एरिया 10 लाख में गया है तो मेरे भी प्लॉट की रेट 10 लाख है। लेकिन फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पर सपोज़ हमें एक फॉरेस्ट एरिया है जो किसी प्राइवेट को देना है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हमें बेचना है तो हमें बेचना है। अब उसकी क्या रेट लगाए जाए, कितने में बेचा जाए उसे। ये सपोज कंपा प्लांटेशन का वर्क चल रहा था कंपा के अंडर, और कोई फॉरेस्ट एरिया था जो किसी इंडस्ट्री को शिफ्ट करना था, तो हम किस हिसाब से उसके रेट निकालें, वहाँ पर ये सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू अच्छा काम करती है। इसे कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास ये एरिया है जिसका आपको प्राइस रेट निकालना है। आप ये देखोगे कि इससे आपको नेट प्रॉफिट यानी कि नेट जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपका वो कितना हो रहा है। ये सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए कि नेट रेवेन्यू क्या हो रहा है। सपोज ये आपका नेट रेवेन्यू है 1000 का, इससे अब आप ये देखोगे कि यहाँ पर कितना बैंक में अमाउंट रखा जाए जिस पे जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है उनसे भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट हो जाए जो इसका है, यानी कि 1000 का। सपोज स्टैंडर्ड रेट है 6% के, कितना रेवेन्यू हो कि 6% के इंटरेस्ट पे यहाँ पर 1000 का हमें इंटरेस्ट मिले। तो अगर ये बराबर है यानी कि इसका ये रेट बराबर है, तो इस एरिया की जो वैल्यू है वो इस मनी के बराबर है। ये होता है सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इस टाइप से हम लोग कई बार जो फॉरेस्ट एरिया की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। हाउ द सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू हेल्प फॉर डिसाइडिंग फाइनेंशियल रोटेशन। यहाँ फाइनेंशियल रोटेशन का इससे क्या जुड़ा है कि सपोज वहाँ से कितना गेन हो रहा है हमें, फाइनेंशियल मीन्स सभी चीज़ें जोड़ लेते हैं कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट सॉइल में कितना हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, उसमें कितना हो रहा है, वो गेन करके कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाले जो है वो भी गेन कर लिए जाते हैं, क्योंकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की चीज़ों को भी मोनेटाइज कर लिया गया है। तो टोटल गेन कितना हो रहा है और टोटल हमारा वो इन्वेस्टमेंट कितना है, कहाँ प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं। अब एक और लास्ट में आता है लेंथ या चॉइस ऑफ रोटेशन। जो रोटेशन की जो लेंथ है वो किसी बात पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट डिपेंड करती है कि वो स्पीसीज कौन सी है, टीक है, साल है या यूकेलिप्टस है, तो डिपेंड करेगा स्पीसीज पे, कहाँ ग्रो कर रहा है, ग्रोथ के सीजन पे, पीरियड पे, ग्रोथ का इन्वायरमेंट वो भी इम्पोर्टेंट है। फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा रोटेशन पीरियड बहुत कम छोटा हो जाएगा, क्योंकि कम ही पीरियड में वो अच्छी ग्रोथ अचीव कर लेगा। एडवर्स है तो उसे एक प्रॉपर साइज शेप गेन करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर यह रोटेशन या चॉइस ऑफ रोटेशन या लेंथ ऑफ रोटेशन डिपेंड अपॉन, पहला है आपकी प्लांटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका केवल सप्लाई सर्विसेज, तो आप सिल्वीकल्चर फिजिकल कर सकते हो। सर्विसेज मतलब जैसे आप कार्बन ऑक्सीजन की सप्लाई करना चाहते हो, नॉइज पॉल्यूशन की सर्विस जो है वो करना चाहते हो, यानी कि इन्वायरमेंटल सर्विसेज हैं उन्हें प्रमोट करना चाहते हो तो ये करोगे। आपका पर्पज़ आउटपुट है, किसी पर्टिकुलर टाइप के आउटपुट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे फ्यूल वुड का प्रोडक्शन है, पर्टिकुलर साइज शेप का टिम्बर का प्रोडक्शन है, तो आप
टेक्निकल या मैक्सिमम वॉल्यूम अपनाओगे। अगर आपका प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव फाइनेंस से रिलेटेड है तो आप मैक्सिमम ग्रॉस या फाइनेंशियल, मैक्सिमम ग्रॉस या मैक्सिमम नेट जो है उससे रिलेटेड काम करोगे। और चीज़ें जैसे कि स्पीसीज के ऊपर है, सॉइल की प्रॉपर्टी के ऊपर है, लोकल का क्लाइमेट, टोपोग्राफी, बायोटिक फैक्टर कैसे है वो ग्रोथ का इम्पैक्ट करेंगे, इकोनॉमी कैसी है, रोटेशन तो अच्छा है, कोई प्लांट है जो 80 साल के रोटेशन है, 150 साल का है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है कि 150 साल तक उसे सही से हैंडल कर पाओ, तो वो चीज़ें भी रोटेशन को डिपेंड करेंगी। सोशल कैसी कंडीशन है, कल्चरल लोकल का क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो रोटेशन पीरियड को इफेक्ट करेंगे। कुछ एग्जांपल में 1-2 रोटेशन याद रख सकते हो, जैसे टीक है, टीक का रोटेशन कुछ जगह 60 है, कुछ जगह 80 है, कुछ जगह 120 है, ऐसा चलता है। साल का 100 से 140 का मतलब है, कुछ जगह 100 का चल रहा है, कुछ जगह 140 का। मुझे यूकेलिप्टस का थोड़ा याद रखना आसान हो जाता है, 10 की पत्ती है। यहाँ देवदार है वो 150 है, पाइन का है 120। ये 3 ऐसे होते हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि देवदार और पाइन को हम लोग सिल्वीकल्चर सिस्टम में भी बार बार ऐसे एग्जाम्पल यूज करते हैं। यूकेलिप्टस को भी यहाँ मैनेजमेंट में यूज कर लेते हैं, वो सीढ़ीदार खेती वाली बनाई थी उसमें। ये दोनों याद रख सकते हो, कहीं काम आ जाए। इनका पर्पज़ केवल यही है कि कहीं फिलर की तरह काम करने की ज़रूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फिर क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर देखो, व्हाट आर द सोशियो इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ मॉडिफाइंग रोटेशन लेंथ। अब आप क्वेश्चन को देखो, वैसे देखो 20 में आया, 18 में आया, 16 में आया, 15 में आया, 14, 13, मतलब यहाँ तो कंटिन्यू झड़ी चलती रही है, फिर बीच में ने थोड़ा गैप दे दिया। अब रोटेशन का मतलब क्या है, पेड़ है, पेड़ को आप काटना है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है कि रोटेशन की लेंथ है, सपोज कोई पेड़ था 100 ईयर का, मैं शायद आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि यहाँ सोशियो इकोनॉमिकल का है, उसके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उससे जुड़ा हुआ है। इकोलॉजिकल है, उसका मतलब है उसकी जो लीव्स हैं, लीव्स जो लिटर प्रोडक्शन कर रही है, जो रूट्स हैं उसकी जो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर गई हैं, जितना पुराना पेड़ होगा उसकी उतना रूट सिस्टम और डीप जाएगा, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कर रही है उससे है। रोटेशन पीरियड अगर आप कम कर दोगे तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि रूट्स ज़्यादा डीप नहीं है, तो वो सुपरफिशियल सरफेस है उसी के न्यूट्रिएंट गेन कर पाएंगे। सुपरफिशियल सरफेस में जैसे ज़्यादातर नए मिनरल्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉक भी नहीं है, तो वो नए मिनरल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रॉक्स जनरली डीप एरिया में होंगी, सॉइल में डीप फंसी होंगी, तो नए मिनरल्स का भी ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और ऊपर ही ऊपर का न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होगा। रोटेशन पीरियड अगर आप बढ़ा दोगे तो ये ज़्यादा डीप तक पहुंच जाएंगी सॉइल, नए मिनरल्स का फॉर्मेशन हो पाना यहाँ संभव हो पाता है, कम करने पे संभव नहीं उतना। यहाँ पर यह भी है कि अगर कोई मिनरल्स लीचिंग से नीचे चला गया है तो उसे भी आसानी से गेन कर लेते हैं। लॉन्ग रोटेशन पीरियड का एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि वहाँ की वेजिटेशन में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि डीप रूट होने का मतलब है डीप वाटर टेबल से पानी को खींच लेना। तो अगर वहाँ फ्रॉस्ट पड़ जाए, पाला पड़ जाए, तो ये बड़े पेड़ों पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी कि डीप या लॉन्ग रोटेशन है तो ये चीज़ें चलेंगी, जबकि शॉर्ट रोटेशन इसके उल्टा आ जाएगा। तो यहाँ पर जब लॉन्ग और शॉर्ट कुछ नहीं बोला तो आप यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही की उसके सोशियो इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन लिख सकते थे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, सोशियो इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन रोटेशन को आप 2 पार्ट में लिख देते, शॉर्ट रोटेशन, लॉन्ग रोटेशन, तो ऐसे भी अपना काम यहाँ चल सकता था। यहाँ पर आकर के जो मैं आपको पढ़ा रहा था फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, ये लगभग हाफ पार्ट हो गया है।